अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब और मैं हूं किरण आफ्ताब। आज बहुत सारी खबरें थी, हमने सोचा कि खबरें आपको देते हैं, बिल्कुल इससे पीछे नहीं हटते, लेकिन चूंकि भारत ने बदतमीज़ी की है तो फिर आज हम कोशिश करेंगे कि ख़ास तौर पर इसी की बात करें। मैं कम से कम आज कोशिश करूंगी कि हम आगाज़ में ही इस किस्से के ऊपर बात करें। भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया और इसके बाद मकबूजा वादी के साबिक़ वज़रा आला महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत 4 सियासी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। दिल और भी कुछ डूब जाएगा जब आप ये बात सुनेंगे। महबूबा मुफ्ती ने बात क्या की थी, ये देखिए। उन्होंने कहा, हमारी सियासी क़यादत ने 2 कौमी नज़रिए को मुस्तरद कर दिया था और बड़ी उम्मीद से 1947 में भारत के साथ इल्हाक़ किया था, लेकिन पाकिस्तान और भारत को इस सिलसिले में तरजीह देना, पाकिस्तान को ना देखना, इस मामले में हम गलत थे। उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात की है। आपके जहन में 1947 से लेकर अब तक अगर एक बिल्कुल रील नहीं घूमी थी ना, तो इसके बाद नए सिरे से ज़रूर घूमी होगी और आपको याद आया होगा कि कब कब हमने दुख उठाया और कब कब हमने अमन की बात की और अक्ल की बात की थी। अब इसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन भारत की हरधर्मी अपनी जगह है। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर कहते हैं, आर्टिकल 370 के ख़ात्मे से अब कम से कम भारत ये कह नहीं सकेगा कि कश्मीर उसका अटूट अंग है, ऐसा रहेगा ही नहीं किसी सूरत। खुद भारत में भी बहुत कम तादाद में सही इस फैसले को परखने वाले कुछ सुलझे हुए थोड़े से या फिर संजीदा हल्के बहुत तनकीद कर रहे हैं, लेकिन क्या कहिए, ऐसे लोगों की तादाद कम है। हम इस मामले के ऊपर बात करते आए हैं और हम हर सही फोरम पर इस बात को उठाएंगे। इसीलिए तो आज पाकिस्तान में बहुत कुछ हो रहा है, इसलिए कल भी पाकिस्तान में बहुत कुछ हुआ था। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुला ली। मकबूजा कश्मीर की जो ताज़ा सूरत हाल है और लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की जानिब से क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल है, इस पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया गया था। ऑपोजिशन की बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने किया था, शहबाज शरीफ ने किया था और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने किया था, और इसीलिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 11 बजे तलब किया गया। यानी किरण, जिससे पहले हमने जिक्र किया कि अस्करी क़यादत ये मिल बैठेगी टू डिस्कस द सिचुएशन और साथ साथ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो भी बैठेंगे और बात करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि एक वाज़े मौक़िफ़ दिया जाए पार्लियामेंट की तरफ से भी, वहाँ पर भी पॉइंट स्कोरिंग और ब्लेम गेम ना हो, गवर्नमेंट को ब्लेम ना करें बल्कि इकट्ठे एक वाज़े मौक़िफ़ दें। इंटरनेशनली भी देना चाहिए, बहुत ज़रूरी है इस वक्त। और ये भी देखे ना कि गवर्नमेंट इस सिलसिले में कर क्या रही है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी सारी की सारी मसरूफियात उन सबसे पहले क्या किया, उन्होंने एक बड़ी बैठक को मुलतवी किया और फिर उसके बाद में उन्होंने भारत की जारहियत कहिए या भारत की जहालत कहिए, इसके ऊपर मुख्तलिफ हेड ऑफ स्टेट से बात की, खासतौर पर तुर्की के साथ में और मलेशिया के साथ में उन्होंने बात की थी। अब इसके ऊपर जो हमारी अपोजिशन जमातें हैं उनका रद्द-ए-अमल भी आ रहा है। शहबाज शरीफ साहब ने भी सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया, मजम्मत की, दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि ये जो मोदी है ना, ये गुजरात का कसाई है और अब ये मकबूजा कश्मीर का कसाई बन रहा है। इसको रोका ना गया तो ये न जाने क्या क्या गुल खिलाएगा। पाकिस्तान में इस सिलसिले में बात हो रही है, सुलगती वादी को सुलगता हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसके ऊपर बात हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि आज इसके ऊपर भी बात करें, इसका अहाता भी करें और कुछ दीगर खबरें भी। बिल्कुल, जो दीगर खबरें हैं और जो आज की बात हैं और जो आज के मेहमान जिनसे हमने करानी है आपकी मुलाकात, शामिल करते हैं नया दिन की टॉप स्टोरीज में। रावलपिंडी की अडियाला जेल में हेपेटाइटिस का मरज फैल गया। जेल इंतजामिया ने 18 कैदियों में हेपेटाइटिस के मरज की तस्दीक कर दी। मुतासरा कैदियों का इलाज जारी है। सूबाई हुकूमत भी मुकम्मल ताउन कर रही है। जेल सुपरिटेंडेंट साकिब नज़ीर का मौक़िफ़। अच्छी शक्लो सूरत होना भी वबाले जां। ख़वातीन रिश्ते कराने वाली आंटी माफिया के निशाने पर। इंटरनेट खुसूसन सोशल मीडिया इस्तेमाल करना मुहाल होने लगा। निजी तंजीम की तहकीकाती रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। खूबरू लड़कियां डीपीज तक बदलने पर मजबूर, लेकिन ये सब हो रहा है कैसे, जानिए कुछ देर बाद। अब जाली मसनूआत पकड़ी जाएंगी। कराची की लड़की ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मबनी सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया। मोबाइल ऐप और डेटाबेस से मुंसलिक सॉफ्टवेयर सिक्योर जाली प्रोडक्ट्स का भांडा फोड़ेगा।
मां का किरदार कर चुकी, अब नानी और दादी का किरदार अदा करना चाहती हैं। अदाकारा माहिरा खान का तनकीद करने वालों को करारा जवाब। प्रोग्राम नया दिन में की खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि तनकीद करने वाले अगर पहले उनसे मुलाकात कर लें तो गारंटी से कह सकती हूं कि तनकीद की गुंजाइश नहीं रहेगी। मजीद क्या कहना था बताएंगे प्रोग्राम में थोड़ी देर बाद। क्या फिल्म सुपरस्टार का गाना रणवीर सिंह के गाने की कॉपी है? अदाकार बिलाल अशरफ ने वजाहत कर दी। प्रोग्राम नया दिन में बता दिया कि उनकी फिल्म का सॉन्ग किससे मुतासिर है। गीली मिट्टी को हकीकत का रंग देती हैं, छलनी पर बुनाई से तस्वीर बना देती हैं। मलाकंड की तालिबा अपने फन के जौहर दिखाती हैं। अलमास खानम की सलाहियतों का हर कोई गर्विदा। सहराए थर की बेटियां अब दुनिया भर में नाम कमाएंगी। फुटबॉल के मैदान में गोल करके सब्ज हिलाली परचम लहराएंगी। फुटबॉलर जमुना और देवी गोथिया यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप खेलने जाएंगी। नन्ही फुटबॉलर से मिलिए कुछ देर बाद। और नन्ही फुटबॉलर से मिलवाने से पहले और बहुत से मौजूद जो हमने आज शामिल करने हैं, जैसे कि हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं और इलेक्शन ईयर की बात करते हैं, उन वादों और दावों का तस्करा करते हैं, उसके बाद फिर 4 साल हम याद कराते रहते हैं कि जो वादा किया था वफा नहीं हुआ। तुम आए थे, तुमने कुछ हमसे 1 वोट के बदले में हमसे 1109 वादे किए थे, कोई आधा भी पूरा नहीं किया। हम भी याद दिलाते हैं, लेकिन मैक्सिको में ना चलन कुछ और हुआ। वहां पे भी वादे वहां पर भी किए गए, लेकिन जब वफा ना हुए तो फिर क्या हुआ? यानी इलेक्शन जीतने के लिए जब आपने वादे कर लिए, हम ये भी कर देंगे, हम वो भी कर देंगे। करते हैं ना, हम तो सवाल करते हैं, उन्होंने तो क्या कर दिया। आपको मनाजिर दिखा भी रहे हैं कि जो वादे पूरे नहीं किए, जो पानी का निज़ाम बेहतर नहीं किया, निकासियाँ बेहतर नहीं की, इसलिए उन्होंने ये किया कि धावा बोल दिया उनके ऑफिस में, और मेयर और नायब मेयर ने ख़वातीन का लिबास पहना के इन्हें बाहर निकाला गया। तो अगर आप ये सोच रहे थे कि वो आंटी कोई और ये आंटी कोई और, नहीं, ये वो ही लोग हैं जिन्होंने वादा पूरा नहीं किया था, ये वो अंकल्स हैं। तो अपने गुस्से का इजहार यहाँ पर कैसे किया गया, ये हमने आपको दिखा दिया। ये मैक्सिको का कस्बा है, वहीं पर सब कुछ हुआ है। मेयर साहब इलेक्शन लड़ लिया था तो बात है वो ना करते उस वक्त जो आप पूरी नहीं कर सकते थे, और अगर अब आ गए थे अपनी जगह पे तो कुछ तो कर दिखाते। लोगों का गुस्सा इतना तो ना बढ़ता। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं और एक रिसर्च पहले हम कहते थे दिल कड़ा करें आगे बढ़े, अब कड़ा कड़ा दिल बना लें, प्रिंट करा लें, ये भी हो रहा है। क्विकली बन जाता है जी। 3D बायो प्रिंटिंग, इसकी एक नई टेक्निक से मुतालिक हम आपको बता रहे हैं, और ये जो रिसर्च है पब्लिश हुई है, और इसमें बताया गया है कि जो मुकम्मल धड़कता हुआ और जितना उसका साइज होता है, डुक 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 की आवाज आती है, नहीं वी नेवर नो, बट लगता ही है कि वो धड़कता भी है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के शोबे में नहायत अहम पेशरफ्त इसे करार दिया जा रहा है। ज़ाहिर है स्टडीज़ के लिए ये बहुत अच्छी एक रिसर्च है, और छोटे टिश्यूज़ की बायो प्रिंटिंग इसमें कामयाबी हासिल की गई है। और इस नई टेक्निक से मुतालिक कि हम आपको वो जो दिल है ना वो दिखा भी रहे हैं। अब लेट्स सी आगे चल के और कितना इसमें बेहतरी आती है, क्योंकि जब ऐसी प्रिंटिंग होगी और ऐसे मॉडल्स बनेंगे तो जो MBBS के स्टूडेंट्स हैं उन्हें समझने में, पढ़ने में और आसानी होगी। अहम बात यह है कि इसको शायर अब किस निगाह से देखेंगे, इस पे क्या लिखेंगे, है ना? यस, दिल का क्या रंग करूं खूने जिगर होने तक। हाँ, दिल की बात है तो फिर ज़रा दिलों को थाम लीजिए। हम माहिरा की बात कर रहे हैं और दिल जल गया उन फैंस का जो माहिरा को फॉलो करते हैं, और उन्होंने फिरदौस जमाल की बात सुनी थी। लेकिन अब फिरदौस जमाल के बाद वीना मलिक ने भी माहिरा को बूढ़ा कह दिया। ट्वीट किया कि बहुत तमाशा हो गया, फिरदौस जमाल ने बूढ़ी कह दिया तो क्या हुआ, कौन सी क़यामत आ गई। अपने ट्वीट में वीना ने ये भी किया, उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया कि शोबिस इंडस्ट्री के सिर्फ चंद ही लोग तो हैं जो फिरदौस जमाल की हिमायत कर रहे हैं, साथ ही अदाकारा नादिया खान भी तो मैदान में आ गई। बिल्कुल किरण, आपको याद है कुछ दिन पहले हम जिक्र भी कर रहे थे, गालिबन परसों के, आप कह रहे थे, मैं बता रहा था आपको, एक शो में थी ये, और वहां पर इन्हें 3 ऑप्शंस दी गई थी कि आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन सी अदाकारों को आप नंबर 1 पे रखेंगी, किसको नंबर 2 पे और किसको नंबर 3 पे। ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें महविश हयात थी, उसमें माहिरा खान थी, और उसमें सबा कमर थी। उन्होंने कहा मैं फर्स्ट तो सबा कमर को दूंगी ऑप्शन, लेकिन जो बाकी आपने ऑप्शंस दिए हैं वो तो मैं कंसिडर ही नहीं करूंगी, बल्कि आपको तो इकरा अजीज का नाम इसमें डालना चाहिए था। यानी वो 2 ऑप्शंस उन्होंने रद्द कर दिए, जिसमें एक महविश हयात थी और एक माहिरा खान थी।
तो ये हो रहा है जनाब के एक स्टेटमेंट और एक उसके के बाद में एक स्टेटमेंट आ रही है। हर मुतनाज़ स्टेटमेंट के पीछे कई ख़वातीन होती है, इसके बाद ये साबित हुआ। लेकिन किरण, माहिरा, उनसे भी हमने सवाल किया। माहिरा हमारे पास आई थी, हमने ईद शो रिकॉर्ड किया उनके साथ, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू उनसे रही। और जब हम ईद शो रिकॉर्ड कर रहे थे, हमने उनसे सवाल किया था, एक जेनेरिक क्वेश्चन था कि जो भी तनकीद करता है, वो कोई फ़ैन हो, वो कोई साथी अदाकार हो या कोई भी हो, जो तनकीद करता है उसको आप क्या जवाब देंगी? और उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि कोई सीनियर हो, कोई मेरे साथ का हो, मेरे बाद का हो। मैं तो ऐसे ही इसको देखती हूँ कि तनकीद क्या होती है भला। बड़ा खूबसूरत जुमला जिसका उन्होंने इंतखाब किया। उन्होंने कहा कोई एक बार मुझसे मुलाकात कर ले जो तनकीद करता है, मैं दावे से कह सकती हूँ कि वो आइंदा तनकीद नहीं करेगा, वो इम्प्रेस हो जाएगा। सही दावा करेंगे वैसे। बस दावा सही कर रही हैं। अच्छा, एक उनकी जो हैं, जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा फल होते हैं उसी को लोग ब्यूटीफुल। यस, सो आई मीन मैं क्या बोलूं, अब करें तनकीद, उनकी जिंदगी, उनकी ओपिनियंस हैं, बट बेहतर होगा अगर ना करें। मुझसे अगर एक दफा मिल लेना तो फिर वो नहीं तनकीद कर पाए। अच्छा, हम तो खैर पहले भी तनकीद नहीं कर रहे थे, मिलने के बाद तो हम कह सकते हैं कि नहीं तनकीद करेंगे। और एक बार फिर सुने प्लीज, एक बार फिर सुनवाते हैं। माँ मेरी कहती हैं जिस पेड़ पे सबसे ज्यादा फल होते हैं उसी को लोग ब्यूटीफुल। यस, सो आई मीन मैं क्या बोलूं, अब करें तनकीद, उनकी जिंदगी, उनकी ओपिनियंस हैं, बट बेहतर होगा अगर ना करें। मुझसे अगर एक दफा मिल लेना तो फिर वो नहीं तनकीद कर पाए। तो जब ये बेसिकली हमारा सेगमेंट था। ईद के सेकंड डे आप ये शो देख सकते हैं, सारी तफसील देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक जुमला और, मैं थोड़ी सी इजाज़त चाहूँगी इसी शो के बारे में बात करने की। हालांकि हमें मना किया गया था कि बहुत तफसीलन इस पर गुफ्तगू नहीं करना, हमें ये दूसरे दिन नशर करना ईद के। भाई ये एक सेगमेंट था, तो मैं इसको समराइज ऐसे करूँगी कि जब वो खुद से हम कलाम हुई या जब वो हमें जवाब दे रही थी, कोई फ़र्क नहीं था। माहिरा ने एक ही बात की तनकीद करने वालों के लिए, और उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बड़ा अच्छा पैगाम दिया। अच्छा किरण, वैसे माहिरा के साथ ही बिलाल अशरफ भी थे और तनकीद उन पर भी होती है, और क्योंकि अब मूवी के गाने रिलीज हो चुके हैं, ठीक ठाक होती है, और जो एक गाना है धड़क धड़क, उस पर बहुत तनकीद हो रही है। और कहा यह जा रहा है ना ये कॉपी है, ना सिर्फ इसकी जो बिलाल अशरफ साहब की ड्रेसिंग है वो कॉपी है, डांस मूव्स कॉपी है, नजर नहीं आया उसमें ठीक से। ओके, तो एनीवेज कॉपी है। लेकिन जब ये सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने बता दिया ये किसकी कॉपी है। सुनवाते हैं उनका जवाब। तो जिस गाने की आप बात कर रहे हैं उसका नाम है धड़क भड़क, और यस, इट इज़ नॉट ओनली इंस्पायर्ड बाय अ रणवीर सॉन्ग, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय ऑल द छिछोरा सॉन्ग्स। वो जो आपने नहीं भी देखे उनसे भी इंस्पायर हुआ है, बिकॉज ये समीर खान जो है वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है फिल्म में, राइट, और इट्स अ फिल्म विद इन अ फिल्म, एंड दैट्स व्हाट इट इज। एंड जो उसका पर्पस है वो है ये कि इट्स सपोज्ड टू बी अ सॉन्ग लाइक दिस, एंड दैट इज पार्ट ऑफ द कैरेक्टर की आर्क का एक हिस्सा है। सो इट इज एग्जैक्टली इंस्पायर्ड 100%। तो ये होगा जनाब ईद के दूसरे दिन, ये सारी हैपनिंग्स आप देख सकेंगे। लेकिन आपको पता है ना, ईद का जश्न एक तरफ और आज़ादी का जश्न एक तरफ, ईद का समय एक तरफ, आज़ादी का समय एक तरफ। ईद का थर्ड डे, उसमें हो गए डबल मजे, यानी ईद की बात भी करेंगे, हम जश्न आज़ादी का जिक्र ज्यादा करेंगे, और जश्न आज़ादी का जब जिक्र करेंगे तो आज हमने करनी है तैयारियों की बात, क्योंकि तैयारियां लगता यह है कि बहुत तेज हो गई हैं। हर तरफ लगता यह है कि सब्ज हिलाली परचम लहरा रहे हैं और उसकी लोग वीडियोस भी बना रहे हैं। लिए चलते हैं आपको इस्लामाबाद, वहां पर जश्न आज़ादी के रंग हैं कैसे कि तहरीक पाकिस्तान के हीरोज़ की तस्वीरी नुमाइश का एहतमाम किया गया। अरहम खान हमारी नुमाइंदा रिपोर्ट तैयार किया, उस तस्वीरी नुमाइश पर दिखाते हैं। तहरीक पाकिस्तान की तस्वीरी तारीख। अगस्त शुरू होते ही जिद्दोजहद आज़ादी और लाजवाल कुर्बानियों की याद फिर से ताज़ा। फिरसा में कौमी तारीख के नादिर और नायाब बाब खुल गए। बच्चा हो बुजुर्ग या जवान, हर कोई बाबाए कौम के एहसान का मोतरफ।
जिना के जांबाज साथियों के अज़्म हौसले की कहानी, हर फन पारा एक दास्तान का अमीन। हमारे बच्चों को ये हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि मुल्क कैसे बना था और हमारे सुपर हीरोज बेसिकली के कायद-ए-आज़म इलामा इकबाल, मोहम्मद अली जौहर, यू नेम इट। कायद-ए-आज़म तो खैर कायद-ए-आज़म है, मतलब उनके लिए दिल में और मोहब्बत बढ़ जाती है ये सारी चीजें देख के। जब पाकिस्तान का पहला ऐलान हुआ था कि ये रेडियो पाकिस्तान है, बहुत अच्छी आपकी यादें उसमें आ जाती हैं। नुमाइश का ये पैगाम कि हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सब की है पहचान, हम सब का पाकिस्तान। कायद-ए-आज़म की वलवलांगेज क़यादत और तहरीक पाकिस्तान के लिए अनथक कोशिशों की अक्कासी करती ये तस्वीरें न सिर्फ माजी के झरोकों में ले जाती हैं, बल्कि नौजवान नस्ल में जज्बा हुब्बुल वतनी भी उजागर करती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। अभी आपको हम साथ में दिखा भी रहे हैं कि और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आगे चल के हमने आपको दिखाने, जैसे कि किरण आज़ादी नुमाइश का जिक्र तो हम कर रहे हैं, पाकिस्तानी मिस अमरीका इसका तस्करा भी करेंगे, आगे की स्टोरीज भी बताएंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी मिस अमरीका पहले आ गया ना, तो पहले इसकी हम तफसील भी दे देते हैं। लगे हाथों जनाब, जान लीजिए वाशिंगटन में मिस पाकिस्तान मुकाबला एटलांटा जॉर्जिया की कौन खातून है भाई? रमशा खान। इन्होंने ये मिस पाकिस्तान अमेरिका का टाइटल जीत लिया है। तो अब्बास शबीर हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अब्बास, बताइएगा इससे मुताल्लिक। बिल्कुल, यौम आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है और अमेरिका में हर वक्त इसी वक्त ही यौम आज़ादी से पहले तकरीबात होती हैं। मिस पाकिस्तान और मिसेस पाकिस्तान के मुकाबले होते हैं। वाशिंगटन में ये मुकाबले हुए हैं। एटलांटा जॉर्जिया की मिसेस पाकिस्तान, मिस पाकिस्तान जो है वो रमशा खान है। 2 मुकाबले हुए हैं, मिस पाकिस्तान और मिसेस पाकिस्तान। मिसेस पाकिस्तान का टाइटल किसने जीता है अब्बास? सुलेरी। ओके, आप देखेंगे वो जॉनी बशीर ने ये सारा ऑर्गेनाइज किया इवेंट वहाँ पर यौम आज़ादी की खुशी में। अच्छा मुकाबला हुआ। 2018 में जो मिस पाकिस्तान थी वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर इजाज अहमद की बेटी थी। उन्होंने ये टाइटल नई मिस पाकिस्तान जो कि रमशा खान है और मिसेस पाकिस्तान है निज़ा सुलेरी, उनको ये टाइटल दिया। एक पुरवकार तकरीब हुई, 300 अफराद इस तकरीब में शरीक हुए, 25 पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया। और मिस पाकिस्तान और मिसेस पाकिस्तान ये 2 मुकाबले हैं जो कि वाशिंगटन में हुए। मिस पाकिस्तान रमशा खान और मिसेस पाकिस्तान निज़ा सुलेरी करार पाए। अच्छा, कुछ इस बारे में पता चल सका? क्योंकि जब भी ऐसे कॉन्टेस्ट होते हैं, ऐसे कंपटीशंस होते हैं ना, तो कोई 1-2 इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब जरूर होते हैं। कोई सवाल ऐसे जरूर पूछा जाता है कि उसके ऊपर लोग कहते हैं वाह वाह वाह, मिस ने और मिसेस ने ये बड़ा अच्छा कोई जवाब दे दिया। चले, अगली बार जब बात करेंगे ना, मेरे लिए उन सवालों के जवाब और वो सवाल दोनों ढूंढ के रखिएगा। बात शबीर, बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और ईद उल अज़हा की बात करते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि जो मंडियां हैं वहां पर भाव तो कर रहे हैं मर्द, बल्कि बार्गेनिंग की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ख़वातीन घर में नहीं बैठी हुई, मार्केट्स में है। ज़ाहिर है उनको भी चाहिए ना नए नए कपड़े, और वो कीमतों से हैं परेशान, तो वो भी कर रही हैं बार्गेनिंग। कौन में से कामयाब हो रहा है किरण? मर्द कामयाब हो रहे हैं या ख़वातीन? मुझे लगता है दोनों ही फेल हो रहे हैं, इतनी महंगाई के आगे सब कुछ फेल है इस वक्त, तो ऐसे ही लगता है। बहरहाल लाहौर से इसी सिलसिले में बताएंगी तहमीना अहमद। फैसलाबाद की सूरत हाल से हमें आगाह करेंगी शाहीन शहजादी। तो सबसे पहले लाहौर की बात कर लेते हैं। तहमीना, मार्केट्स में ईद की खरीदारी है और बार्गेनिंग दुगनी जारी। जी, ईद उल अज़हा का मौका है, बड़ी ईद आ रही है। बच्चे तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं बकरा या गाय बैल वगैरह ख़रीदने में, लेकिन साथ साथ बात की जाए बाज़ारों की तो ख़वातीन जो है वो ईद की शॉपिंग भी कर रही हैं। ईद की शॉपिंग पहले की निस्बत थोड़ा सा रुझान ट्रेंड में कमी ज़रूर आई है। बाज़ारों में जो है वो इस टाइम बड़ी ईद की शॉपिंग चल रही है। इफेक्ट कितनी हुई है, कितनी मुतासिर हुई है आजकल की महंगाई से, तो यहाँ पर आई हुई ख़वातीन से बात करते हैं। कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊँ 40% जो है ना वो ज़्यादा हो गया। ये नहीं कि पिछले सालों की निस्बत अगर मैं लगा ले कि अगर मैं 3 सूट ले रही हूँ तो इस दफ़ा मैं 1 ले रही हूँ। दुकानदारों से भी पूछते हैं कि उनके कस्टमर्स कितने इफेक्ट हुए हैं। भाई आप मुझे बताएं कि पहले की निस्बत कितने कस्टमर्स जो हैं वो इफेक्ट हुए हैं? आके गिला शिकवा करते हैं कि भाई इतनी महंगी चीज़ें क्यों हो गई? बहुत ज़्यादा। क्या कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है कि आप इतने जूते के जो जूता हमारे पास जूता परचेज था जो हम 600 का बेचते थे, अभी वो हम 700 का कस्टमर को बताते हैं तो कहते हैं भाई क्या आपने भी टैक्स लगा दिया। ख़वातीन जो हैं वो आ तो नहीं है लेकिन दाम पूछती हैं और कुछ मायूस होकर वापस चली जाती हैं या कुछ बार्गेनिंग अपने ट्रिक्स जो है वो आजमाती रहती हैं। तो ख़वातीन का यही कहना है कि पिछली जो साल ईद गुजरी थी उसके कंपैरेटिवली इस दफ़ा जो है शॉपिंग में कमी तो आई है, लेकिन जिन्होंने ईद पर नए जूते नए कपड़े लेने होते हैं वो ले रहे हैं। हाँ,
ख़वातीन की तादाद में काफ़ी हद तक कमी आई है, बाज़ारों में रश नज़र नहीं आ रहा, बाजार जो है पिछले सालों की निस्बत जो है वो इस वक्त कम सही। तहमीना लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक बता रही हैं। शाहीन, आपकी तरफ आना चाहेंगे। फैसलाबाद, यहाँ पर जो हो रही है बार्गेनिंग, बताएं कि लाहौर वालों को मात दे रहे हैं या यहाँ पर भी सिचुएशन वही है, यहाँ भी उतनी ही परेशानी है? इनसे भी बात करेंगे। और आपका बड़ा दिल चाह रहा होता है ना बकरा मंडी के बारे में करें। नहीं, मुझे याद आ गया था किरण के शाहीन से हमने गुफ्तगू की थी, आपको याद है उन्होंने कहा था 1500 में भी आपको शर्ट मिल जाती है, शॉपिंग हो जाती है। लेकिन देखते हैं कि वहां पर सिचुएशन क्या है। वापस आ जाए शाहीन के पास, प्लीज जाए ना। चलें शाहीन आपकी तरफ आते हैं, बताएं क्या आपने देखा मार्केट की सिचुएशन को? जी बिल्कुल, मवेशी मंडी की तरह फैसलाबाद के शॉपिंग बाज़ार भी खाली ही ठंडे ही दिखाई दे रहे हैं, मामूल से कम रश दिखाई दे रहा है। क्योंकि इन दिनों में जब ईद करीब होती है तो झाल बाज़ार जिसकी चकाचौंध ख़वातीन को अपनी तरफ खींचती है, यहाँ पे खासा रश दिखाई देता है। लेकिन अब जो मार्केट की सूरत हाल है, कैमरामैन कदीर रहमान अगर आपको दिखाए तो इस वक्त जो बाज़ार की सूरत हाल है वो खासी उस तरह से नहीं दिखाई दे रही, रश बहुत कम है, ख़वातीन इक्का दुक्का दिखाई दे रही हैं। वजूहात क्या हैं? चूँकि गर्मी भी है, हब्स भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद इस वजह से भी ख़वातीन घर से नहीं निकल पा रही हैं। लेकिन और इसकी और मज़ीद क्या वजूहात हैं, ख़वातीन शॉपिंग किस हद तक कर पाई हैं, क्यों नहीं कर रही हैं, ये उनसे इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। आप मुझे ये बताएं, रश बहुत कम है मार्केट में। रश फिर महंगाई की वजह से है, बहुत गर्मी है, हवस है, इस वजह से कम ही लोग निकलते हैं। ख़वातीन ये भी बता रही हैं कि बच्चों की वजह से मजबूर हैं, शॉपिंग तो करनी है किसी न किसी सिचुएशन में। तो जो मार्केट की सूरत हाल है वो हमने आपको बताई, 14 अगस्त की तैयारियां भी चूँकि साथ ही हैं, तो उस हवाले से भी शॉपिंग जारी है। वो दुकानदार जिनको सुझाई नहीं देता था कि इस टाइम पे क्या बेचें क्या नहीं, रश इतना ज़्यादा होता था कि इनको समझ में नहीं आ रही होती थी, वो दुकानदार अब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। इनसे जान लेते हैं वजूहात क्या है बाजार में रश कम होने की। कस्टमर आता है, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि वो भी परेशान है, हम लोग भी परेशान हैं। हम लोग माल कहाँ से लाएं, किस रेट पे लाएं, किस रेट पे बेचें। अब 100 की चीज़ लाते हैं तो वो 150 के में मिल रही है। कस्टमर लाइक नहीं करता, कस्टमर पसंद नहीं कर रहा, कस्टमर के पास कुव्वत ख़रीद नहीं है। दुकानदार की तरफ से ये शिकवा किया जा रहा है कि जो ग्राहक है उनकी कुव्वत ख़रीद कम हो गई है महंगाई की वजह से। जो चीज़ पहले कम पैसों में मिलती थी अब वो ज़्यादा पैसों में मिल रही है, जिसके बायस जो ग्राहक हैं वो भी कम से कम दिखाई दे रहे हैं। बाज़ार की इस वक्त जो सूरत हाल है वो साथ साथ आपको दिखाते चलते हैं। यहाँ पर इतनी ज़्यादा उस तादाद में ख़वातीन मौजूद नहीं हैं जो कि शॉपिंग करें, ख़रीदारी करें। मज़ीद ख़वातीन जो कहीं इक्का दुक्का नज़र आ रही हैं उनसे बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है। छोटी मुझे बताओ, रश बहुत कम है मार्केट में, क्या वजह है? महंगाई की वजह से है। हम कपड़े खरीदने आए थे, महंगे बहुत दे रहे हैं, रेट बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं। ख़वातीन शॉपिंग भी कर रही हैं, गिले भी कर रही हैं कि महंगाई है, गर्मी है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि ईद की तैयारी है तो वो किसी न किसी सूरत में ख़वातीन को मुकम्मल करनी है। बाजार आएंगी, खरीद के रह जाएंगी। चांद रात तक ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा। जी शाहीन, आप हमें इस सिलसिले में अपडेट करी थी, इससे पहले तहमीना आप हमारा साथ दे रही थी, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। तो महंगाई में शॉपिंग कैसे हो रही है ये हमने आपको बताया। अब जरा हम आपको बता देते हैं कि लेट्स क्लीन कराची मुहिम, इसके आगाज के 2 रोज हुए। अब क्या हो रहा है कि माड़ी के अलावा शहर के किसी हिस्से से कचरा साफ ही नहीं किया गया। आज के दिन शहर को साफ करने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का इंतखाब किया गया और अब हो क्या रहा है इस सिलसिले में मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे साद साबरी। जी साद। जी, कराची को साफ़ सुथरा करने के लिए लेट्स क्लीन कराची मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर अली जैदी इस मुहिम की सरबराही कर रहे हैं और एक बड़ा दावा किया गया है कि 10 दिन के अंदर ईद उल अज़हा से पहले कराची चमकता दमकता दिखाई देगा। गुज़िश्ता रात भी इसके हवाले से एक इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें सिंध असम्बली के अरकान और KMC DMC के का अमला जो है वो शामिल था और उसने यही तय पाया कि इब्तदाई मरहले में कराची के 6 बड़े नालों की सफाई की जाएगी और जिससे जो है वो कचरा उठाने का आगाज़ किया जाएगा। अगर हम गुज़िश्ता 2 दिनों की बात करें तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में काम तो शुरू हुआ है पर कोई खातिर ख्वाह जो है वो कचरा अभी तक उठाया नहीं गया, माँ सिवाय एक किमाड़ी के जहाँ से दर्जन भर जो है डंपर कचरे के उठाए गए हैं। हमने देखा कि मुख्तलिफ शोबा जात की जो शख्सियात हैं वो इस मुहिम में हिस्सा ले रही हैं और चंदा भी दे रही हैं क्योंकि काफ़ी एक बड़ी रकम इस मुहिम के लिए दरकार है। तो अब देखना यह है कि जो दावा किया गया है कि ईद उल अज़हा से पहले कराची को साफ़ सुथरा कर दिया जाएगा, अली जैदी और उनकी जो टीम है क्या वो इस दावे में पूरा उतर पाएंगे या नहीं।
बहुत शुक्रिया साद, आप हमें अपडेट कर रहे थे कि कीमाड़ी के बाद आज और कुछ इलाके हैं जहां का इंतखाब किया जाएगा और वहां पर की जाएगी सफाई। वैसे अब वक्त गुजरता चला जा रहा है, तारीख हो गई आज। यस, तारीख हम बता रहे हैं, साथ साथ आपको याद दिला रहे हैं कि जो वादा किया था वो पूरा ज़रूर करना है, क्योंकि 6 दिन बाकी रह गए हैं। साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि जो कहते थे कि हमारे पास लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है, तो सपोर्ट मिल रही है। पैसों की बात करते थे लोग, अब खुद पैसे दे रहे हैं। कराची वाले पैसे देना शुरू हो गए, क्योंकि कराची वाले चाहते हैं कि उनका ये शहर साफ हो। हम सब ये चाहते हैं साफ हो, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर साफ ना हुआ तो छड़ना नहीं किसी ने। अच्छा, इसके अलावा ये भी हो रहा है कि एक दो वीडियोस ऐसी भी हैं मारूफ आर्टिस्ट की कि जो ये कह रहे हैं कि अब हम पैसे क्यों दें इस सिलसिले में, बावजूद इसके फर्ज की कोई कमी नहीं है। और ये जो वादा आपने किया था ना 14 अगस्त के आसपास वाला, ईद के आसपास वाला, ये वो तो नहीं हो जाएगा कहीं कि नौकरियों की बारिश हो जाएगी, इकॉनमी स्टेबल हो जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, 5 हफ्ते में ये सब कुछ हो जाएगा? तो याद दिला दें आपको, आज 6 तारीख है, 14 अगस्त में बहुत थोड़े दिन रह गए। प्लीज कराची साफ कर दें। अगर ना कर सके तो कह देंगे हमारी जिम्मेदारी थोड़ी, हमने तो ट्राई की थी। ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, वैसे ट्राई से आगे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। ट्राई नहीं करें, बाकायदा करके दिखाएं। अगली खबर मुझे बताएं। टर्किश दुम्बे, ओके, इमेजिन करें टर्किश दुम्बे कितने खूबसूरत होंगे, और ये मुल्तान में है। अगर आपने देखने हैं, खरीदने हैं, तो आपको मुल्तान जाना पड़ेगा। मुल्तानी ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई दाम बन जाए तो वो टर्किश दुम्बा घर लेकर जाएं। अभी दुम्बे बड़े खूबसूरत हैं जनाब देखने में, लेकिन जो मैंने आपको बताई इनकी कीमत, तो आपने हो जाना परेशान, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। आसिफ बलोच बताएंगे इन प्यारे प्यारे दुम्बों की कीमत है क्या। जी आसिफ। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान की आमद है और मुल्तान की जितनी भी मवेशी मंडियां हैं वहाँ पर खरीदारों का काफ़ी ज़्यादा रश दिखाई दे रहा है। खरीदार आ रहे हैं, जानवर पसंद कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उनको सस्ते दामों अच्छा जानवर मिल जाए। हम इस वक्त मौजूद हैं मुल्तान की नागशाह मवेशी मंडी में, जहाँ इन दिनों बकरों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। वहीं पर इन दिनों जो है तुर्की के दुम्बे जो हैं वो लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये तुर्की के दुम्बे हैं, जो कि मंडी में जैसे ही आए तो धूम मच गई है। शहरी आ रहे हैं खरीदारी के लिए, इनको देख रहे हैं, लेकिन इनके जो रेट हैं वो बताया जा रहा है काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि ये तुर्की से मंगवाए गए हैं और इनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ खरीदार भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे। अच्छा बताइएगा, आप यहाँ पर खरीद रहे हैं, कितने खूबसूरत है और कितना रेट बताया जा रहा है? जी हम लोग ये तुर्की दुम्बा के शौकीन हैं और हम इसको ख़रीदने आए थे, तो अभी तो खैर देख रहे हैं सिर्फ, क्योंकि रेट ये थोड़ा सा ज़्यादा बता रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस टाइम फ़िलहाल रेंज चल रही है जी 50 से तकरीबन 100-120 तक, मतलब 1,20,000 तक ये मांग रहे हैं वज़न के हिसाब से। किसी का 50 मांग रहे हैं, किसी का 60-65 और 1,20 तक है इनके पास हाईएस्ट रेट। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि अभी तो आए हैं और इन दुम्बों को देख रहे हैं। मेरे कैमरामैन अकमल खोकर अगर आपको दिखा सकें तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत ये दुम्बे हैं, जो कि मंडी की शान को बढ़ा रहे हैं। और अब जो ख़रीदार हैं उनका यही कहना है कि अगर उनको ये सस्ते दामों मिलते हैं तो वो ज़रूर ख़रीदेंगे, क्योंकि खूबसूरती और वज़न के हिसाब से ये जो दुम्बे हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो मालिक है उनका यही कहना है कि वो तुर्की से ख़ास इसको हर साल जो है वो मंडी के लिए मंगवाते हैं, और अब जो है ईद उल अज़हा के लिए खुसूसन मंगवाए गए हैं तुर्की से, जिनकी यहाँ पर ख़ास तौर पर खुराक का भी खुसूसन ख्याल रखा जा रहा है। जबकि जो शहरी हजरात हैं वो यही कह रहे हैं कि अगर वो मुनासिब कीमत में ये दुम्बे मिलेंगे तो वो ज़रूर खरीदेंगे। जी आपने दुम्बे कम पड़ गए थे जो टर्की से मंगवाया, लेकिन चलें कोई बात नहीं। अरे आप इनको देख रहे हैं ना, तो आप फिर इसकी कीमत में लोगों का जहन तो नमकीन बोटी तक और उसके टिक्के तक। जी बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ, दिल की सारी बातें समझ रहा हूँ मैं आपकी। थैंक यू। लेकिन बहुत है ना। हाँ महंगाई बहुत। अच्छा वैसे किरण, ऊपर लिखना चाहिए कमजोर दिल हजरात ना देखें ना सुने, तो प्राइस के वक्त आंखें बंद कर लें। अच्छा वैसे किरण, कराची की जो मवेशी मंडी है, क्या आपको मालूम है कि वहाँ पर सस्ता जानवर मौजूद है? यस, कुछ सस्ता भी है। सबसे सस्ता जानवर कराची के मवेशी मंडी में कितने का है? ये ढूंढा भी किसने, ये भी सलमान अहमद ने ढूंढा है। अब है कितने का आपको बताएंगे सलमान अहमद जी। सलमान जी बिल्कुल, कराची की सुपर हाईवे की मवेशी मंडी में यूँ तो बेइंतहा जानवर मौजूद है। तकरीबन जो व्यापारी जो जानवर लाए हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, वो तकरीबन यहाँ पर 3.5 लाख जानवर आए हैं, और 3.5 लाख जानवर जो लाए गए हैं वो उनकी कीमत इस कदर वसूल कर रहे हैं कि जो ख़रीदार हैं वो इंतहाई परेशान हैं। वो ख़रीदार जिनकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत कम है, उनके लिए अगर हम दिखाएं कि सबसे सस्ता जानवर, वो कैमरामैन मरगूब आपको दिखाएंगे। ये है वो सबसे सस्ता जानवर जिसकी कीमत जो बता रहे हैं व्यापारी वो है 45,000 रुपये, और इसका जो वजन बताते हैं वो तकरीबन 1.25 मन है। यहाँ पर वो इसके मालिक मौजूद हैं, व्यापारी, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइएगा कि कितनी कीमत ले रहे हैं आप, और क्या वजह है कि जो ख़रीदार हैं वो इसको ले जा सकेंगे? 45,000 की कीमत है। ले जाएंगे 45,000 की, 1.25 मन है।
जो लेगा तो उसके फायदे के लिए, जो लेगा उसके फ़ायदे के लिए है। कह रहे हैं कि ये 45,000 का जानवर है, जो लेगा वो खुशनसीब होगा। आपको कैमरे में मरगूब दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर जानवर मौजूद हैं। और ये कराची की सुपर हाईवे की मवेशी मंडी के समझो जो दीवार है उसके बाहर का हिस्सा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी कम तादाद में, लेकिन जब आपको दिखाया कि एक 45,000 का जानवर यहाँ पर अगर मिल रहा है और जो इस चीज़ से परेशान है कि 1.5 लाख रुपए कीमत मांगी जा रही है एक ऐसे बछड़े की जो पिछले साल 80,000 का मिल रहा था, तो उनके लिए एक कमज़ोर जानवर ज़रूर है, वज़न में कम है, लेकिन साथ इसके साथ हिस्से भी होते हैं और इसकी सुन्नत इब्राहिमी भी अदा होगी। सलमान, बहुत शुक्रिया, आपने सिलसिले में अपडेट किया। तो जनाब, महंगाई की बात होगी, ईद कुर्बा की बात होगी, आज़ादी की बात होगी, हमारे दीगर टॉपिक्स भी होंगे, लेकिन चूँकि मकबूजा कश्मीर का मामला वाकई सुलगता मामला है, तो भारत के जुल्म के खिलाफ हम हर खबर शामिल करेंगे और हर बुलेटिन में शामिल करेंगे और नया दिन भी खास तौर पर इस पर फोकस करेगा। इस मामले पर पाकिस्तानी फनकार भी पीछे नहीं है, वो भी बोल उठे हैं। फनकारों ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया है और यही नहीं, हैशटैग स्टैंड विद कश्मीर के साथ ट्वीट्स किए, स्टेटस अपडेट किए। ये सिलसिला शुरू हो गया है और पहल कर दी है। किन किन फनकारों ने, ये हमजा अली अब्बासी इन्होंने भी ट्वीट की, माहिरा खान इन्होंने ट्वीट की और हमजा अली अब्बासी ने तो ये लिखा कि जिन फ़नकारों की फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी फॉलोइंग ज़्यादा है, वो तो ज़रूर पोस्ट करें स्टैंड विद कश्मीर के हैशटैग के साथ। और ये भी उन्होंने कहा कि दयानतदारी के साथ खुद से पूछें कि आप कश्मीर के लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाते। अच्छा, इसके अलावा माहिरा, महविश हयात और शान, ये भी इन्होंने भी बताया कि ये वाकई हीरो है, ये वाकई हीरोइन है, ये भी इस सिलसिले में पीछे नहीं रहे। इन्होंने भी ट्वीट्स किए और उन्होंने कहा, ख़ास तौर पर अगर हम माहिरा की बात कर लें, उनके ट्वीट की बात कर लें, उन्होंने कहा कि ये मासूम जानें ज़ाया हो रही हैं, कोई इसके बारे में सोच भी रहा है, आसमान जल रहा है, हम खामोशी से रो रहे हैं, ये भला कैसे मुमकिन है। शान, इन्होंने क्या कहा, इनकी ट्वीट देखिए। इन्होंने पहले एक पिक्चर पोस्ट की है ना, गंगा स्नान करते हुए नरेंद्र मोदी को इसमें देखा जा सकता है। और फिर शान ने तबसरा किया कि गंगा नहाने से कश्मीरी शहीदों का लहू नहीं धुलने वाला, ये याद रखे मोदी। और महविश हयात, उन्होंने कहा कि भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तानी शहरियों पर क्लस्टर बम बरसाने की शदीद मजम्मत करते हैं और इसे जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। वीना मलिक, इन्होंने भी कहा कि भारतीय फौजें बदतरीन मजालिम से भी कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादत से रोक नहीं सकती। आज़ादी कश्मीरी आवाम का बुनियादी हक है और ताकत के इस्तेमाल से कोई इन्हें इनके हक से महरूम नहीं कर सकता। तो तमाम जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस पर आवाज़ उठा रही हैं और हर पाकिस्तानी इस पर आवाज़ उठा रहा है। ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वहाँ पर सब यक ज़बान है कि वी स्टैंड विद कश्मीर। और भारतीय फ़नकारों के कश्मीर से मुतालिक नफ़रत अंगेज़ बयानात की बात कर लेते हैं जिनकी पाकिस्तानी फ़नकारों ने भरपूर मजम्मत की है। और वो कहते हैं कि जब फ़नकार, आर्टिस्ट बिरादरी यही नफ़रत की भाषा बोलेंगे तो फिर अमन आखिर कैसे आएगा। नया दिन के लिए खुसूसी गुफ्तगू में फ़नकारों ने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया, उन आर्टिस्ट के हवाले से, यानी भारतीय आर्टिस्ट से मुताल्लिक आपको सुनवाते हैं। एक माशरे की पस्ती है ये, एक उनकी जहनी पस्ती कहूँगा, क्योंकि देखिए आर्टिस्ट तो होता ही पीस एम्बेसडर है और अगर अमन पसंद करने वाले लोग ऐसी बातें करेंगे तो आई गेस उनका बहुत ज़वाल वज़ीर है। और आई गेस काफ़ी इंटेलेक्ट्स ऐसे भी हैं इस वक्त इंडिया में मौजूद जो इस चीज़ की मुखालफत कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि हाँ ये एक गैर इंसानी चीज़ हो रही है उनके साथ। देखिए हर किसी को हक़ खुद इरादत का इस्तेमाल करने का हक़ है, उनको चाहिए कि आप देखिए जबरन मुसल्लत करके उनके ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट के थ्रू या फ़ौज के थ्रू उनकी जो अब आज़ादी की जंग है, ये जो कोशिशें कर रहे हैं उनको आप ख़त्म नहीं कर सकते। आप आएँ, रेफरेंडम कराएं, इसका पीसफुल एक तरीक़ा निकालें। आई गेस यहाँ पे यूएन को चाहिए कि वो इंटरप्ट करे, क्योंकि आई गेस एक पीस ट्रीटी साइन हो चुकी है जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे और जिसमें ये मेंशन किया गया था कि डिस्प्यूटेड एरिया है और इसको रिजॉल्व करना है, लेकिन अगर वो इस तरह अपने इस जबरन तरीक़े से इसको रिजॉल्व करना चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता। भारत पूरा नहीं, भारतीय आर्मी और भारतीय पॉलिटिक्स बहुत हेवीली इन्वॉल्व है और जिस तरह से उन लोगों ने एक अपनी पूरी नस्ल
बर्बाद होते हुए देखी है, जुल्मों में देखी है, ना पढ़ाई ना लिखाई ना ज़िंदगी का कुछ होश ना कुछ नहीं पता, बस फ्रीडम के लिए लड़े जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब एक वक्त आ गया है कि दुनिया को इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और देखना चाहिए। और कितनी नस्लें बर्बाद हो गई हैं, कितने लोग मर गए, तो अब उस पर स्टैंड लेके उसको कश्मीर को उसकी आज़ादी की तरफ ले जाना चाहिए। एक्टर्स तो बोलते हैं ना कि एक्टर्स तो एम्बेसडर्स होते हैं, उस मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अगर आपका एम्बेसडर एक्सट्रीमिस्ट होगा तो आपका मुल्क क्या रिप्रेजेंट होगा? इसका मतलब आप एक एक्सट्रीमिस्ट कौम है, तो आपने कभी भी एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। एक जो फनकार होता है वो तो लोगों को मिलाता है अपनी एंटरटेनमेंट के थ्रू, अपने काम के थ्रू। तो दिल खुश करने के लिए जो लोग होते हैं वो फनकार कहलाए जाते हैं। तो आप अगर इतनी एक्सट्रीमिस्ट बात करेंगे, आप जो कश्मीरियों का इतना जो बेगुनाह खून बह रहा है उसको सपोर्ट कैसे नहीं कर सकते? आप तो इंसान ही नहीं है। मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है इस पर पूरी कौम यकज़बा है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज 11 बजे होगा। हुकूमत और अपोजिशन की जानिब से दुनिया को मुश्तरका पैगाम दिया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल पर गौर के लिए आज अस्करे क़यादत भी सर जोड़कर बैठेगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इसी सिलसिले में तलब कर ली गई है। और दूसरी जानिब भारत के खिलाफ शहर शहर एहतजाज जारी है। लाहौर, मुल्तान, कोयटा, इस्लामाबाद में रैलीज निकाली गई। आज़ाद कश्मीर में भी शहरियों ने एहतजाज करते हुए भारत के खिलाफ नारे लगाए। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर पर अमरीकी सालिसी की पेशकश पर सवाल उठाया। अपोजिशन लीडर का कहना था मोदी सरकार का फैसला अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ ऐलान बगावत है। बंदूक की नोक पर कश्मीरियों से उनका हक नहीं छीना जा सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम नाकाबिले बर्दाश्त हैं। आलमी बिरादरी से फौरी एक्शन लेने का मुतालिबा उन्होंने किया। और सिराजुल हक ने कश्मीर पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ पेश कर दी। इसी पर बात करते हैं। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। वी हैव अंबर शम्सी एंड अली हैदर। अली, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। आर्टिकल 370 और 35A ये ख़त्म करने का भारतीय हथकंडा, पाकिस्तान ने अब इस मामले पर आलमी सतह पर राबते शुरू कर दिए हैं। क्या मोदी सरकार पर कोई दबाव बन सकेगा हमारे इन राबतों का, और आपको क्या लगता है व्हाट शुड वी डू? और आज तो अस्करी और सियासी क़यादत इन्होंने भी मुलाकात करनी है, मिल बैठना है, इस पर बात करनी है, इस पर सोचना है। देखिए, हमें इस बात का इल्म था कि मोदी जब दोबारा पावर में आएगी तो ये ऐसा करेगी। आपको याद होगा कि जो इलेक्शन कैंपेन्स थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की, उसमें वो बार बार दोहराया, अमित शाह भी दोहराया करते थे कि हम आर्टिकल 370 को ख़त्म कर देंगे। ये उनके इलेक्शन मैनिफेस्टो का, उनके मंशूर का हिस्सा था। और मुझे हैरानी इस बात की है कि ठीक है, आप जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उस पर मैं आता हूँ, लेकिन ये सब कुछ हमें पहले करना चाहिए था। नोइंग द फैक्ट कि ऐसा करने जा रहे हैं, इनके इलेक्शन मंशूर का हिस्सा है, हमें इंटरनेशनल प्रेशर माउंट करना चाहिए था। बहुत पहले से राब्ते शुरू कर देने चाहिए थे। अब इमरान खान साहब महातीर मोहम्मद साहब को कॉल कर रहे हैं, तैयब उर्दगान साहब को कॉल कर रहे हैं। दिस शुड हैव बीन डन वे अर्लियर। नहीं किया, आप दीगर मसाइल में उलझे रहे। ठीक है, अब अगर आप प्रेशर माउंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना सूदमंद साबित होगा। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने सालिसी की पेशकश की। वो सालिसी की पेशकश का मकसद यही था कि जैसे चीज़ें अब हैं उनको जूं का तू रखा जाए और फिर सालिसी के बाद मामला आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन भारत ने उसको भी मलूज़े खातर नहीं रखा और उन्होंने जो करना था उन्होंने वो कर दिया। अब आप आवाज़ बुलंद करें, जितनी ज़्यादा आवाज़ बुलंद हो सकती है। हमारे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कितने ऐसे पाकिस्तानीज़ हैं जो कि मौजूद हैं, वहाँ पे उनका वोट बैंक है, वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। अमेरिका में वहाँ पर जो हमारे ऐसे पाकिस्तानीज़ हैं जो कि इन्फ्लुएंशियल हैं, जो कि साहिब सरबत भी हैं और उनका उठना बैठना होता है, कांग्रेसमैन में उठना बैठना होता है, वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें। अब वक्त आ गया है कि हम भारत के चेहरे को बेनकाब करें। हम यकीन कीजिए 70 सालों में इस चीज़ में सबसे ज़्यादा नाकाम रहे हैं, और कुछ किया हो तो वो एक अलग स्टोरी है, लेकिन ये काम करने में, प्रोपेगेंडा करने में, असल हकायक, असल बात दुनिया तक पहुंचाने में कि भारत किस तरह से वहाँ पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल करता है, भारत किस तरह से दिन दिहाड़े वहाँ पे लोगों का कत्लेआम करता है भारतीय फौजी, औरतों की इस्मत दरी कब से होती चली आ रही है, लोग किडनैप होते हैं, अगवा हो जाए, हम ये बताने में नाकाम रहते हैं। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि नई एनर्जीज के साथ में काम करना पड़ेगा। अब जरा पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बता दें। हुकूमत और अपोजिशन मसला कश्मीर के मामले पर एक ज़बान है। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयानात दिए हैं, अहम बयानात दिए हैं। आप कैसे देखते हैं इनको?
अच्छा, वैसे आप ये कह रहे हैं कि यकजुबान है हुकूमत और अपोजिशन, ठीक है, एक ख़ास हद तक तो है, लेकिन अगर आप मरियम साहिबा के ट्वीट्स देखें या कुछ और ऐसे अपोजिशन रहनुमाओं के देखें, उनकी बातें सुने, तो उसमें ये आंसर साफ जाहिर नज़र आ रहा है कि वो अभी जो कुछ हुआ है, यानी जो बीजेपी की हुकूमत ने किया है आर्टिकल 370 और आर्टिकल 335A के साथ, वो इमरान खान साहब का कसूर है। मतलब इमरान खान साहब के दौरा अमेरिका में जो कश्मीर पर बात हुई, उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब ने जो मिसरेड किया, जो मिसकैलकुलेट किया, उस पर बात हो रही है। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी अनजस्टिफाइड तनकीद है। इमरान खान साहब हुकूमत में आए और इस वजह से ऐसा हो गया, ये तासुर देना गलत है। जैसा कि आप जानते हैं कि बीजेपी के मंशूर का हिस्सा था, अपने पहले दौरे हुकूमत में भी वो इस पर बात किया करते थे। फिर अभी जो इलेक्शंस हुए उनमें बहुत ज़ोर शोर पर इस पर ये उन्होंने करना था। यहाँ पे किसी और की हुकूमत होती, मियाँ साहब की, जरदारी साहब की भी होती, तो उन्होंने ऐसा करना था क्योंकि उनका नारा था, उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, अब ज़रा हम मुल्की सियासत और मुल्की सियासत में आने वाले जो ट्विस्ट है ना, उनके ऊपर तबसरा ले लेते हैं। अंबर शमसी, आप बताइएगा, एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ साहब के बेटे की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया है। ये सूबे में अब होने क्या चाह रहा है? देखिए, इस किस्म की जो स्टोरीज़ हैं, अभी आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मरियम नवाज साहिबा के हवाले से भी टीटीज़ उनकी गई हैं, उनको जो ट्रांसफ़र हुए हैं पैसे उसके हिल मेटल एस्टैब्लिशमेंट से मुबैना तौर पर, वो भी स्टोरी सामने आई थी। इसके अलावा जो गिरफ्तारी का हुक्म है, एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया है, वो बाहर है, लंदन में है। इसाक डार हो गए, सुलेमान शरीफ हो गए, वगैरह वगैरह, तो उनको अब हुकूमत का काम है उनको वापस लाएं, जो अभी तक तो नहीं हुआ। सूबे में क्या होने जा रहा है, अभी तक तो ऐसे ही लगता है कि मरियम नवाज़ जो अपनी रैलियां कर रही हैं वो तो चल ही रही हैं, साथ साथ उनका जो मौक़िफ़ है इंतहाई सख्त है। तो गिरफ्तारियां मज़ीद होंगी, बार बार यही पूछा जाता है। देखिए, मैं हुकूमत की नुमाइंदा नहीं हूँ, ना वज़ीर हूँ जो बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि अब ये गिरफ्तारी होगी, अब तो वो सच साबित होती है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ घेरा तंग मज़ीद हो सकता है। ख़ास तौर पर अगर हम देखें कि मरियम नवाज साहिबा की जिस किस्म की रैलीज़ हो रही हैं, जिस किस्म का उनका मौक़िफ़ है। अंबर, हालात तो ऐसे ना, कोई भी वसूख से कुछ नहीं कह सकता, हुकूमती नुमाइंदे भी वसूख से कुछ नहीं कह पाते, मुझे तो ऐसा लगता है। और ये वाकई ऐसा लगता है। लेकिन मुझे अंबर की बताएं, साद रफीक और शायद खगान अब्बासी, इनके तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गए, लेकिन राना साहब से मुताल्लिक आपको क्या लगता है, क्या वो वापस ऐवान में आ सकेंगे? देखिए, राना सनाउल्लाह के बारे में क्या मैं कह सकती हूँ कि अगर शायद 15 किलो से कम होती हेरोइन तो उनका कुछ बन सकता था, वापस आ सकते थे, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो केस ही है वो इतना सख्त है कि इस वक्त तो मुश्किल हो रहा है। अगर उनको प्रोडक्शन ऑर्डर इस वक्त जारी नहीं हुए, मेरे ख्याल में नहीं हो सकता कि वो ऐवान में हम उनको देख सकेंगे। और ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि अब आगे हुकूमत का केस कहाँ जाता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक तो हुकूमत का केस ज़्यादा मजबूत नहीं लग रहा, और ना ही लगता है कि राना सनाउल्लाह को मौका दिया जाएगा कि वो पार्लियामेंट में आएँ और ऐवान से खिताब करें। अच्छा, अब ज़रा हम सिंध की बात कर लेते हैं ना, कराची की बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ कराची में सफाई मुहिम चला रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है हम तो पहले से ऐसा कर रहे थे, तो फिर सिंध काबीना में बड़े पैमाने पर उखाड़ फछाड़ क्यों? और अगर इतना ही अच्छा काम कर रहे थे तो फिर वज़ीर बल्दियात का कलमदान क्यों तब्दील करना पड़ गया? ये इस सारे मामले को आप कैसे देखती हैं? तो वाज़ेह हो गया कि सिंध में हालिया जो मानसून बारिशें थीं और उसके बाद जो अर्बन फ्लडिंग थी और जो कराची की सूरत हाल थी, उस पर बहुत ज़्यादा शोर मचा और जायज़ मचा, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की भी है और जो बल्दियाती निज़ाम है उसकी भी है और साथ साथ वफाक की भी है। क्योंकि आपको याद होगा कि बहुत बड़े तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को इलेक्ट किया था, वोट दिया था, ताकि कुछ शायद वो कराची की सूरत हाल को बेहतर कर सके। जहाँ तक सिंध काबीना में तब्दीलियों की बात है, कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें नासिर हुसैन शाह साहब हैं जो घोटकी के बाई इलेक्शन की वजह से इस्तीफ़ा उन्होंने दिया था और उन्हें वापस काबीना में डाला गया है। जहाँ तक सईद गनी का ताल्लुक है, वज़ीर बल्दियात थे, उनकी शायद कारकर्दगी पे हो सकता है, मेरे पास बराह रास्त इसकी इतलात नहीं है, उसकी वजह से तब्दीली हो या हो ये भी हो सकता है कि उन्होंने ख़ुद फरमाइश की हो, क्योंकि अगर आप वज़ीर बल्दियात हैं और जब कराची का ये हाल है तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा जो इल्ज़ाम और जो बातें होती हैं कि कराची ऐसा क्यों है, उन्हीं से सवाल पूछे जाते हैं, उन्हीं पर लगाए जाते हैं। दूसरी जानिब मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़ास तौर पर अली ज़ैदी साहब का जो इस वक्त कदम है,
उनको वोट मिला था और जो वो कर रहे हैं, जो वो समझते हैं कि वो कराची के लिए बेहतर है। लेकिन मैं ये भी साथ साथ कहूँगी कि जिस तरह से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, सवाल ये भी बनता है कि जो पैसे ऐलान किए गए थे कराची के लिए, जो फ़ंड था, विफाक का फ़ंड था, वो क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा कराची की सफाई के लिए। लोग खुश होंगे बजाय इसके कि वो डोनेट करें। वो समझेंगे कि हमारा जो टैक्स का पैसा है वो सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, जिसके लिए हमने वोट। सही, बहुत शुक्रिया अंबर आप साथ। पर इससे पहले अली हैदर आप साथ मौजूद थे और तज्जिया कर रहे थे सिचुएशन पर। इस वक्त में ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर अहमद ने फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। कैसर बहुत शुक्रिया। कैसर, कश्मीर सिचुएशन में जब हम बात करें, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे आप बताएं आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है जो सिचुएशन इस वक्त है उसकी, और साथ साथ ऑप्शंस क्या हैं, कौन से वो फोरम्स हैं जहां पर जाना चाहिए और जहां पर जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया शोएब। मैं ये कहूँगा कि जो कल इंडिया ने पोजीशन ली है और कल जो इसको एब्रोगेट किया गया आर्टिकल 370 को, ये कम्प्लीटली इलीगल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसने इंडिया की जो लीगल पोजीशन है जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, उसको मुकम्मल तौर पर सवालिया निशान बना दिया है। क्योंकि जो जम्मू एंड कश्मीर था, इसका जो भी इसका जो ताल्लुक था इंडियन यूनियन के साथ, वो आर्टिकल 370 के थ्रू था। और अगर आप देखें तो जिस तरह इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली इसको किया गया, क्योंकि आर्टिकल 370 के अंदर ये बड़ा क्लियरली मेंशन्ड है कि उसके लिए कॉन्करेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट की जरूरत है उस आर्टिकल को एब्रोगेट करने के लिए। ये उसी सूरत इनइफेक्टिव हो सकता है कि अगर गवर्नमेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट गवर्नमेंट है, वक्त का मैं सिर्फ ऑप्शन बता दें, ऑप्शन क्या है हमारे पास अब? हमारे पास शोएब इसका ऑप्शन यही है कि हम पूरी दुनिया को इस चीज के ऊपर एनलाइटन कर सकते हैं कि ये मुकम्मल इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। और दूसरी बात शोएब ये भी देखिए कि शिमला के बाद इंडिया यूनिलैटरली इसको नहीं डिसाइड कर सकता। अगर शिमला के थ्रू भी जाएं तो इट हैज टू बी अ बायलैटरल सोल्यूशन। और क्या इंडियन सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं? हम बिल्कुल हम इसको ICJ में भी लेके जा सकते हैं और हमें सबसे पहले इसको UN सिक्योरिटी काउंसिल में ले जाने की जरूरत है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच कैसर, आप साथ मौजूद थे। ऑप्शन है जो फोरम है उससे मुतालिक भी गुफ्तगू कर रहे थे। अब जरा बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे CPAC मंसूबे से मुताल्लिक, क्योंकि CPAC मंसूबा इसका एक अहम हिस्सा था रोड नेटवर्क, और इस रोड नेटवर्क में 3 मोटरवेज वो अब इफ्तिताह के लिए तैयार हैं। इन शाहराहों में 392 किलोमीटर तवील मुल्तान सखर मोटरवे M5, 54 किलोमीटर तवील DI खान मोटरवे और 40 किलोमीटर तवील थाकोट हवेलियां एक्सप्रेसवे शामिल हैं। नाम से दिलचस्प लग रही है जगह। तो भाई इसी सबके ऊपर बात कर लेते हैं। हमारा साथ देने प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPAC हसन दाऊद साहब, वेलकम टू नया दिन सर। ये फरमाइएगा CPAC और ये ख़ास तौर पर ये जो मंसूबे, ये जो मोटरवेज हैं, तो मामला कहाँ तक पहुँचा है, ज़रा बताइए हमें। जी, CPAC के अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने टाइमलाइन के मुताबिक कंप्लीट हो रहे हैं और उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिसके अंदर मुल्तान सखर मोटरवे, जो कराची पेशावर मोटरवे उसका जो सेक्शन है मुल्तान सखर, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है। बस इसकी इनॉग्रेशन एट अ सूटेबल डेट करेंगे। इसके अलावा वेस्टर्न कॉरिडोर का एक प्रोजेक्ट है जो कि हकला DI खान का प्रोजेक्ट है, वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ा है, उसका एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हवेलियाँ थाकोट का एक प्रोजेक्ट है जो कि नॉर्थ आपको KKH के साथ लिंक करता है, उसका भी अबाउट 50 किलोमीटर का प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 कंप्लीट हो चुका है और इंशाल्लाह अगले साल अर्ली नेक्स्ट ईयर वो भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बताता चलूँ कि गवादर मास्टर प्लान के अंदर की भी तकरीबन कंप्लीशन करीब आ चुकी है, वो भी इसी महीने के एंड पे या अर्ली नेक्स्ट मंथ में उस पर ड्यू डिलीजेंस हो रही है, स्टेक होल्डर्स डिस्कशन हो रही है और वो भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी, ताकि गवादर को एक स्मार्ट पोर्ट सिटी के तौर पे डेवलप किया जा सके और उसकी जो डेवलपमेंट है उससे एक नए एरा में अशर किया जा सके। और गवादर के जो शहरी हैं उनको फैसिलिटेट करना, क्या ये कोई प्रोजेक्ट है? क्योंकि वहाँ का सबसे बड़ा मसला है पानी का मसला, उस पर भी कुछ काम हुआ है सर? वो हिस्सा है CPAC का? जी यकीनन। गवादर का जो पानी, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल बारिशें भी हुई हैं गवादर में और जो डैम वहाँ पर बनाए गए थे PSDP, जो हमारा पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर
डेवलपमेंट फंड होता है उसके थ्रू जो डेवलपमेंट की गई थी डैम्स की, वो तमाम अल्हम्दुलिल्लाह भर गए। एक दूसरा ये कि डीसेल प्लांट्स जो हैं जो कि किसी भी पोर्ट सिटी में डेवलप किए जाते हैं वो भी तेज़ी से हो रहे हैं। एक FW का हो रहा है, इसके अलावा पोर्ट में है और इसके पोर्ट के अंदर एक डीसेल प्लांट बना है और इसके अलावा अभी एक और डीसेलिनेशन प्लांट चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया है जो कि जिसको इस साल जिसकी डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी जो कि तमाम शहरियों के लिए है। तो ओवरऑल गवादर की वाटर की रिक्वायरमेंट तकरीबन 6 मिलियन गैलन्स पर डे है। डेवलपमेंट के साथ साथ जो भी आपको पता है कि एयरपोर्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है और उस पर तेजी से काम हो रहा है, 3 साल का वो फर्स्ट फेज है। सही। तो पानी के प्रोजेक्ट्स साथ साथ चल रहे हैं, साथ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सर। जो कैपिटल है उसकी डेवलपमेंट पे भी काम सही, उस पर भी काम हो रहा है। हसन साहब बहुत शुक्रिया। साहब मौजूद है CPAC विच इज अ गेम चेंजर। इस पर बात कुछ कम होती है लेकिन ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा, काम इस पर हो रहा है। खैर हमने बढ़ना है ब्रेक की तरफ। जब वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात हम कराएंगे नन्ही फुटबॉलर्स के साथ कि कहां पर जा रही हैं वो और पाकिस्तान के झंडा ले रहेंगी किस मैदान में। और इसके अलावा SSP सखर ने क्या किया और हेपेटाइटिस हुआ कैदियों को, ये सारी की सारी स्टोरीज आपको देंगे लेकिन ब्रेक के बाद। चलिए बढ़ते हैं आगे और एक और खबर शामिल करते हैं। फिल्म में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का हकीकी जिंदगी में कहना चाहिए मुश्किल में फंस गए। लेकिन ये तो मुश्किल में फंस गया है मासूम। वाकई मुश्किल में फंस गए। ये सैर को निकले थे अमेरिका में ना और गलती से गटर में गिर गए और फिर इनके लिए बाहर आना बहुत मुश्किल हो गया। मकामी फायर फाइटर्स ने रैकून के फंसने की तस्वीर उस वक्त ली और फिर गार्डियन ऑफ गैलेक्सी का सुपर हीरो रॉकेट रैकून आज खुद मुश्किल में फंस गया। ये ऐसा टाइटल रखा था, हम फायर फाइटर्स ने इसे गटर से निकाल लिया। और ये पहली बार नहीं जब रैकून किसी मुश्किल में फंसा है, कुछ अरसा पहले भी अमेरिका में ऐसा ही हो चुका है। बुलंद इमारत की बालकनी में ये फंस गए थे, ऐसी खबरें आई थी। एक और अहम टॉपिक शामिल करते हैं। ठट्ठा में जिलाई पुलिस चीफ ने यौम शोहदाए पुलिस के मौके पर एक शहीद पुलिस एहलकार के खेत में चावल की फसल मूंजी लगाकर अहले खाना से यकजहती की और एक मिसाल कायम कर दी। वो तस्वीर वायरल हुई। SSP ज़िला ठट्ठा शबीर अहमद नवाही इलाके छतोचंद में पुलिस कांस्टेबल अख्तर बरोही शहीद के घर पहुंचे। तो उन्होंने देखा कि अहले खाना खेती बाड़ी में मसरूफ़ थे तो उन्होंने उनका साथ दिया। पीछे नहीं रहे, वो खुद गए उस खेत के अंदर, उन्होंने पैंट यानी फोल्ड की ऊपर और उसके बाद वो मूंजी लगाई उन्होंने। तो हमें ज्वाइन कर चुके हैं वो, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर मुझे बताइएगा, ये जो तस्वीर हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं, आप वहाँ पर गए, वहाँ पर आपने देखा कि फैमिली इस वक्त खेतों में है और फिर आप भी उनको ज्वाइन कर लिया आपने। तस्वीरें हमारे पास है ना, वो सारी बात आप हमें बताइए पहले। 4 अगस्त को योम शोहदाए पुलिस के तौर पर ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उसके लिए हमने काफ़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ किए थे, जिसमें एक इवेंट था कि DSP बशमूल मेरे SSP उनके घरों पे जाके उनको गिफ्ट देंगे। तो DSP साहब उनके घरों पे गए और हमारा एक हेडक्वार्टर में प्रोग्राम था, उनको उधर भी मदऊ किया गया। तो मैं शहीद अख्तरदीन बरोही जो हमारा एक शहीद कांस्टेबल था, 12 जुलाई 2017 को वो शहीद हुआ था, उसके घर पे पहुंचा तो उसके घर के साथ ही खेत है, वहाँ पे वो खेती बाड़ी कर रहे थे। तो एज ए टोकन ऑफ गुडविल जेस्चर, क्योंकि हम शहीद के लिए तो हमारी जान भी हाजिर है, तो उनके साथ उधर हम शामिल हो गए जस्ट एज ए टोकन ऑफ होमेज और ऑनर टू आवर मार्टर। उनके लिए हमारी जानें माले हर चीज़ हाजिर है। उनके साथ हमने खेती में थोड़ी देर के लिए काम किया ताकि वो अपने आप को अकेला ना समझें कि वो हम उनके साथ हैं। हर खुशी और दुख की घड़ी में सुन पुलिस के अफसरान अपने शहीदों को नहीं। ये फरमाइएगा, ऐसा सिर्फ यौम शोहदा पर ही होता है या फिर सारा साल ही आप लोग शोहदा की फैमिलीज को याद रखते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं? ये सिर्फ एक दिन की बात तो नहीं? देखिए, ये कोई सच प्री प्लान नहीं था। एक अचानक से जब उनके घर पे गए तो आप जाके देखें, अख्तर साहब की जो उसकी शहीद की जो खुद की ज़मीन थी उधर ही वो कर रहे थे काश्तकारी और वो उसके साथ ही है। तो जब उन शहीद का भाई और उनके जो रिश्तेदार उधर खेती बाड़ी कर रहे थे और एक SSP जाए तो मेरे ज़मीर ने ये चाहा कि वाई शुडेंट आई ज्वाइन देम।
तो इसी पर्पज़ के लिए ना इसकी कोई वीडियो रिकॉर्ड है ना ये 3-4 फ़ोटो थे और उधर जाके उनके साथ किया और दे अप्रिशिएटेड। उनको एक फीलिंग हुई कि उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया कि आप अफसर होकर हमारे साथ हैं और जो भी शुदा का पैकेज है वो तो उनको मिल जाता है। उनकी एक अजीम कुर्बानी है, वो हमारे शहीद अमर हैं। और ये जो आपने कहा कि ये टेम्प्रेरी फ़ोटो सेशन नहीं, हर ईद पे हर खुशी की घड़ी में सिंध पुलिस की तरफ से बाकायदा SSPs को और अफसर्स को डायरेक्शन आती है, वो उनके घरों पे जाते हैं, उनको हम गिफ्ट्स। अब जब कल हमारा जो बेसिकली जो प्रोग्राम था शुदा की फैमिलीज़ को हमने सूट्स देने थे, मिठाई देनी थी और उनको अपनी गाड़ी में इधर लेके आना था, बेसिकली प्रोग्राम वो था। जब मैं गया तो उधर वो खेती बाड़ी चल रही थी उनके साथ, क्योंकि वो डेफिनेटली अभी वो मौसम है, तो उधर उनके साथ ज्वाइन हो गए हम। साहब SSP ठट्टा, बहुत शुक्रिया, आप इस सिलसिले में हमारे साथ थे। यौम शहादा पर जो कुछ होता है पूरा साल कोशिश की जाती है शहादा की फैमिलीज़ को याद रखा जाए। आप हमें ऐसा बता रहे थे, एक अहम खबर आ गई है, तो जनाब हम आपको पहले वो भी दे देते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और अब ये शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में खास तौर पर LOC की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। भारत ने जो कुछ कश्मीर में किया, सुलगती वादी में किया, मकबूजा कश्मीर में किया और उसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो कुछ उन्होंने किया, खास तौर पर उस पर बात की जाएगी। अब हमें क्या करना है, कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन सा फोरम है, उसकी डिस्कशन के लिए अस्कर क़यादत इस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही है। उस्मान खान ज्वाइन कर चुके हैं। उस्मान खान, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आगाज हो गया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल शुभ, पाकिस्तान की जानिब से हिकमत अमली तय की जानी है, पॉलिसी तैयार की जानी है, जो कि इस वक्त कश्मीर की सूरत हाल है, LOC के ऊपर जो हालात हैं उसी के ऊपर हवाले से इस वक्त जो है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर-ए-सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है और खासी तशवीश का इजहार किया गया इस बात पर कि जो कि भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर का स्टेटस तब्दील करने का फैसला किया गया और साथ ही साथ जो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल आज़ाद कश्मीर के अतराफ में किया गया। इसी हवाले से पॉलिसी गाइडलाइन जो है वो अस्करी क़यादत की जानिब से आनी है और तमाम अमूर के ऊपर खुलकर बात की जा रही है। जो अफगानिस्तान के साथ पीस प्रोसेस है उसके ऊपर जो पेशरफ्त हुई है उसका भी जायजा लिया जा रहा है और साथ ही साथ जो दौरे अमरीका था, चूँकि उसमें आर्मी चीफ और दीगर अस्करी हुकाम भी शरीक थे, तो उस हवाले से शुरा को आगाह किया जा रहा है। लेकिन जो मेन एजेंडा इस कॉन्फ्रेंस का वो मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए हिकमत अमली तय की जा रही है। शुक्रिया उस्मान, आपने अपडेट किया। मामलात के ऊपर हमारी नज़र तो रहेगी, लेकिन साथ के साथ जो हमारे नया दिन के टॉपिक्स हैं, जो नया दिन की खबरें, वो भी तो आपको देनी है ना। तो मलाकंड का इलाका हरियाणकोट, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली मैट्रिक की तालिबा अलमास खानम, इनकी बात कर देते हैं। मुजस्समा साजी, हाथों से तस्वीर बनाने का फ़न अलमास की पहचान बन चुका है। यही नहीं, आप तो शायरी में भी कमाल रखती हैं। मज़ीद जानना चाहते हैं अगर आप अलमास के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, तो आपको रिपोर्ट दिखाते हैं इमरान खान की। गीली मिट्टी को हकीकत का रंग देती है, छलनी पर बुनाई से तस्वीर बना देती है। मालाकंड की ये तालिबा अपने फन के जोहर दिखाती है। मुजस्समा साजी हो या फन्ने खत्ताती, 14 साला अलमास खानम सब में है माहिर। कढ़ाई के जरिए छलनी पर अहम तरीन शख्सियात की तस्वीर बनाना अलमास का अनमोल फन है। मैं अपने बासलाहियत बच्चों की वजह से याद रहूं दुनिया में और उनको दुआएं देता हूं और साथ साथ अपनी कौम के सारे बच्चों के लिए मशवरा भी देता हूं कि जिसको जो काम भी भाए, जिसको जो काम भी पसंद हो, उसमें उसी को जाना चाहिए। इन फनपारों की मुख्तलिफ मुकामात पर नुमाइश भी हुई, साथ ही अलमास की शेर व शायरी भी लोगों की तवज्जो का मरकज बनी। मेरे वालिद साहब एक शायर है, तो उनसे मैं उनसे मुतासिर होकर मैंने भी शायरी शुरू की और मेरे बड़े भाई कामरान खान अरमान वो तस्वीरें बनाते हैं, इसी वजह से मैं भी तस्वीरें बनाती हूँ और मुजस्समे बनाती हूँ। अलमास खानम का कहना है कि लोग मुखालफत करते हैं लेकिन वो ना हिम्मत हारेगी ना ही हुनर को ज़ाया होने देगी। मैं फाइन आर्ट्स में दाखिला करना चाहती हूँ कि ये जो मेरे फनून लतीफ़ा है ये मैं प्रोफेशनल तरीके से करना चाहती हूँ। मिट्टी से मुजस्समा बनाना हो या वाटर कलर से तस्वीर, एक मुश्किल फ़न है। अगर हुकूमत मालाकंड में आर्ट गैलरी बनाए तो अलमास खानम जैसी बाहिम्मत ख़वातीन को अपना हुनर दुनिया के सामने लाने का मौका मिलेगा। इमरान खान, समा, मालाकंड। हमारे पास सिर्फ एक स्टार है क्या? नहीं, हमारे पास तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अपना नाम रोशन कर रहे हैं। बहुत प्यारी बच्चे हैं। थर पार्कर की 2 बेटियां ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए मैदान में उतरी है। जमुना
और देवी पाकिस्तान में तो ये अपना टैलेंट दिखा चुकी हैं, अब वो चीन जाएंगी और वहाँ साबित करेंगी कि किस तरह से वो आगे बढ़ रही हैं। चीन में क्या कुछ होने जा रहा है जी? गोटिया यूथ फुटबॉल चैंपियनशिप ये दुनिया का सबसे बड़ा यूथ इवेंट है और ये इवेंट 1975 से जारी है और इस बार इसमें थर पारकर की नुमाइंदगी है जनाब। थर पारकर की ये लड़कियां अपना टैलेंट दिखाएंगी, देवी, जमुना। और मैनेजर एजुकेशन थर फाउंडेशन सबीन शाह, आप भी हमारे साथ हैं अब स्टूडियो में, तो वेलकम करते हैं आप तीनों को। अच्छा, मैं सोच रही थी ना कि मैं पहले ना देवी और जमुना से बात करूं, लेकिन आप मुझे बताएं आपने ढूंढा कैसे? पहले आप बताएं। अच्छा, I'll give you a brief background। हमारी कंपनी है सिंध एंग्रो कोल माइनिंग कंपनी, उसकी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है थर फाउंडेशन, जिसके तहत हमें CSR प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। एजुकेशन इज़ वन ऑफ देम। तो हमारे जो CEOs हैं उनका विजन यही है कि हमारे जो प्रोजेक्ट के ट्रू बेनिफिशरीज हैं उनको इस पूरे प्रोजेक्ट से भरपूर फ़ायदा होना चाहिए और जो अटमोस्ट प्रायोरिटी उनकी है वो ये है कि वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन में उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ्री हैंड दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी स्कूल्स होनी चाहिए जिसमें क्वालिटी एजुकेशन हो, क्योंकि स्कूल्स तो वहाँ पे है पर क्वालिटी नहीं है। सो व्हाट वी फोकस्ड ऑन वाज वी हैड क्वालिटी एजुकेशन। जिस शहर में जिस तरह एक अच्छा स्कूल होता है जिसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, हमने भी वहाँ पे यही चीज़ वहाँ पे अपनाई है। तो जब हमने ये सारी चीज़ें की तो एक्स्ट्रा करिकुलर में अगेन फुटबॉल वाज वन ऑफ द स्पोर्ट्स दैट वी चोज। एंड हमने इस दफ़े बिकॉज वी बिलीव इन एम्पावरिंग माई CEOs एहसन जफर सैयद साहब, सैयद अबुल फजल रिजवी साहब, दे बिलीव इन एम्पावरिंग वुमेन बिकॉज चेंज जो लाएगी विद ड्यू रिस्पेक्ट वो खातून ही लेके आती है। कोई शक नहीं है। अब ये इस मामले में बहुत अच्छे हैं। तो चलो ये दोनों में से कौन ज्यादा शरारती मुझे ये लग रही है वैसे? मुझे भी दोनों शरारती लग रही है। ये ज्यादा कॉन्फिडेंट है। देवी जो है शी टेक्स हर टाइम बट जब खुलती हैं तो आराम से। देवी से जरा बात करते हैं। देवी, मुझे बताएं, कभी आपने सोचा था कि इतने बड़े लेवल पर आप जाएंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी? मैं कभी नहीं सोचा था, थर में रिवाज नहीं है। बहुत मुश्किल था बट कर लिया ना, खेलने का शौक था, करना ही था। और प्रैक्टिस कितनी करती है जमुना? हंसी बहुत मुश्किल से रोकी है वैसे। जमुना से आप बताएं कितने घंटे आप प्रैक्टिस करती हैं, रूटीन क्या होती है? मैं थर पर 1 घंटे की प्रैक्टिस करती हूँ और कराची पर 2 घंटे में सादिया के ग्राउंड में करती हूँ। वाओ, क्या 2 घंटे वहाँ, यहाँ 1 घंटे वहाँ। और इन लोगों की डाइट का ख्याल रखना, क्योंकि जाहिर है डिसिप्लिन भी हो, डाइट भी हो, इस तरह से इन लोगों के लिए चीज़ें करना, इस सब पर भी आप लोग खास तौर पर ध्यान दे रहे हैं। आई लिटरली लाइक टू थैंक दिया वुमेंस फुटबॉल क्लब। ये पाकिस्तान का पहला वुमेंस फुटबॉल क्लब था और उनको हमने जब अप्रोच किया था और वो हमारे पास थरपाकर में आए थे, ये स्पोर्ट्स उनने वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, मेरे टीचर्स को कोच किया, ट्रेन किया। फिर जब ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट हुआ फिर हमने सिलेक्शन इन बच्चों की थी और उस दिन से फिर उन लोगों ने इनके ऊपर स्ट्रिक्ट आय रखी। वी हैड एन इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल टूर्नामेंट, ऑल सिंध फीमेल फुटबॉल टूर्नामेंट इन थरपाकर। उसके बाद एंड दीज चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड और उनने फिर हमसे वादा किया था कि हम इनको अब इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाएंगे। सो उनका ख़ास इस वक्त अभी ये ट्रेनिंग कैंप पे यहाँ पे आई हुई हैं। इनकी ख़ास खुराक का, इनकी ग्रूमिंग का, हर चीज़ का ख्याल किया जा रहा है। अच्छा, कहीं मैं फंस जाऊं तो भी आप मदद करेंगी और कहीं ये फंस जाए तो भी आप ही मदद करेंगे ना? तो मुझे बताओ भाई, सबसे अच्छी कोच कौन आपको लगते हैं ना कि ये मुझे सबसे ज्यादा ये कोच मेरे साथ हैं, या अपना फेवरेट टीचर कोई आपका, वो बताएं। मिस सादिया, मिस सबीन और घर वाले। कोई फेवरेट नहीं बनाया? और घर में कौन अच्छा? अम्मी ज्यादा ख्याल रखती हैं, कोई बहन भाई से ज्यादा दोस्ती है, वो बताओ। अम्मी। ने कसम खाई है मुझसे बात नहीं करनी, मुझसे दोस्ती नहीं करनी। वो शायर है, थोड़ी देर बाद खुलती है, मुझे लगता है थोड़ा वक्त लगाएंगी वे। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। देवी, वैसे कभी इंजरी या चोट लगी हो और फिर आपने सोचा कि हो तो मुझे चोट लग गई, अब मैं नहीं खेल रहा, हाँ जोर की लग गई है, लेकिन फिर मोटिवेट करना अपने आप को, फिर हिम्मत दिलाना अपने आप को, नहीं मुझे खेलना है दोबारा से, ऐसा होता है? यस। अपनी जगह थोड़ा वक्त लगाती हैं। ये बताएं, दोनों में से ज्यादा चोटें वैसे किसको लगती हैं? यही बताएंगे, छोटे ज़्यादा किसको धक के वधिक लगन है, जमुना के या देवी के? ये मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इनकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है वो ढाटकी है। ओके। सिंधी इज द सेकंड लैंग्वेज। उर्दू अब ये सीख रही हैं, आगे है तो थर्ड लैंग्वेज। तो माशाल्लाह यू नो दे हैव। जब जीत कर ये लोग वापस आएंगे ना तो मुझसे तो फर बातें करनी पड़ेंगी, खबरदार। फिर मुझसे बहुत ज्यादा बातें नहीं।
तो अगर ढाटी में इस लैंग्वेज में ये दोनों बोल दें कि हम पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, ढाटी में चई सको था त असां पाकिस्तान से इलाही प्यार कयूं था। अच्छा पहले आप बताएं, बोलें। पाकिस्तान इलाही प्यार। हाँ आप भी बोलो ना। असां पाकिस्तान इलाही प्यार कंदा आहियूं। एक बार फिर बोलो। तो पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे कहेंगे? असां पाकिस्तान में इलाही प्यार करना है। इलाही प्यार करना है, इतना समझा, मैंने सीख लिया, मैं भी सीख के रखूंगी। अच्छा पाकिस्तान जिंदाबाद कैसे बोलेंगे प्लीज बताए ना। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। देवी ता चंदा पाकिस्तान जिंदाबाद। देवी मंगवाती हूँ चॉकलेट अभी। नॉर्मली जितने बच्चे आते हैं मुझसे उनकी दोस्ती हो जाती है। देवी ने वहां से तो मुझे बहुत हंस के देखा, के जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेकिन वो रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं थर पार्कर को एक बड़े इवेंट में। वैसे ये गोटिया चैंपियनशिप ये क्या है? ये बेसिकली 1975 में, एज यू सेड अर्लियर, 1975 में ये एक इंटरनेशनल इवेंट हुआ था इन स्वीडन, जिसमें दुनिया भर के जो है क्लब्स वो शामिल हुए थे। और ये क्लब्स वो होते हैं जो फीफा से एफिलिएटेड होते हैं। इसमें इनका विजन जो है कि ये चाहते हैं कि फुटबॉल के जो लवर्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो और वो सब आगे पार्टिसिपेट करें। क्या होती है? इनकी 11 to 18 होती है। हमारी बच्चियाँ अंडर 11 खेलेंगी। छोटे बच्चे। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको कितनी उम्मीद है कि ये लोग बहुत अच्छा खेलेंगे और खुदा न खास्ता ऐसा नहीं भी हो पाया तो फिर हम इन लोगों के साथ में कैसे लगेंगे? हमने इन बच्चों में ये डेवलप करने की कोशिश की है कि ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनके पास होना चाहिए, ये अच्छे इंसान होने चाहिए। जीत और हार खेल में होती है, सो खेल को खेल में खेल तक ही रखना चाहिए। हमारी पूरी दुआएं हैं इनके साथ, दे ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। पाकिस्तान की दुआएं इनके साथ कि ये जब रिप्रेजेंट कर रही हैं थर पार्कर को, पाकिस्तान को, तो ये वाकई जीत कर आए, नाम रोशन करके आए, सब्ज हिलाली परचम लहरा कर आए। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा, थर पार्कर से ही चूज क्यों किया? आपको नहीं लगता कराची, लाहौर, एनी अदर सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी, यहाँ से तलाश करना आसान था? आप हमें ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा टैलेंट वही था? जी, हम लोग ने, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग वी बिलीव इन टेकिंग चैलेंजेस। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम जहाँ पे भी थर पार्कर का, हम सबको पता है रिमोटेस्ट एरिया है, तो जब हम एजुकेशन और CSR प्रोजेक्ट्स उसमें काफ़ी हैं, हेल्थ भी है, जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो हम चाह रहे हैं कि रोल मॉडल्स हमारे ऐसी जगह से हों ताकि पूरे पाकिस्तान को कोई बहाना ना मिले कि भाई हम तो ये नहीं कर सकते क्योंकि ये चीज़ नहीं है और वो चीज़ नहीं है। खूबसूरत मैसेज आपने उनको दे दिया जो ये सोचते हैं कि पता नहीं हमें मौका क्यों नहीं मिलता, तो मौका सबको मिल सकता है जहाँ पर टैलेंट और मौका मिलता है। थैंक यू सो वेरी मच। आप साथ मुझे विश यू ऑल दोनों को कि आप लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, थर पार्कर की, तो आप लोग जाएं और वाकई जीत कर वापस आएं। और दिल तो आप लोगों ने वैसे ही जीत लिए हैं। थैंक यू सो वेरी मच, आप लोग हमारे साथ थे। और ज़रा देखें भारत, ये होता है रवैया, ऐसे आंखों पे बिठाते, पलकों पे बिठाते हैं हम पाकिस्तानी दूसरे कम्युनिटीज़ को। हमारे यहाँ माइनॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इतनी सारे लोगों की तादाद को माइनॉरिटी का नाम देते हैं और कुचल के रख देते हैं। कश्मीर इसकी ताज़ा मिसाल है। भारत के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब उसकी मिसाल है। कई सालों से आपके साथ आप लोग यही कर रहे हैं, कसाई बने हुए हैं, लोगों को काट रहे हैं, मार रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम अपना बच्चा जिसे समझते हैं उसको बताते हैं सारी दुनिया को कि ये हमारे ही बच्चे हैं। हम रंग, नस्ल, मजहब, शक्ल, सूरत नहीं देखते। लर्न टू रिस्पेक्ट इंडिया, दैट्स आवर मैसेज फ्रॉम नया दिन। एनीवेज बढ़ते हैं आगे और एक और अहम टॉपिक वो शामिल करते हैं। ख़वातीन से रिलेटेड ये टॉपिक है और ये एक बड़ा मसला जिस पर शायद इतनी बात नहीं हो रही, बल्कि बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। आप लोगों के लिए इंकशाफ होगा, शायद इंकशाफ होगा। ये एक खूबसूरत लड़की, खूबसूरत लड़की, प्यारी लड़की, उसने सिर्फ एक तस्वीर लगाई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर, लेकिन उसे कितना मुश्किल का सामना करना पड़ा, कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हुई, कितना स्ट्रेस उसे फील करना पड़ा। निजी तंजीम की तहकीकाती रिपोर्ट में यह तहलका-खेज इंकशाफ हुआ है कि जो लड़कियां हैं वो मजबूर हो गई हैं कि वो डिस्प्ले पिक्चर को बदलें, बल्कि हटा दें डिस्प्ले पिक्चर, क्योंकि जहां पे लगाई तस्वीर वहां पर उन्हें बहुत सारे अनवांटेड मैसेजेस आना शुरू हो गए। और ख़वातीन से माफिया मुलव्विस है, आंटी मैसेज कर रही हैं रिश्ता कराने के नाम पर कि तुम हसीन हो, तुम्हारा रिश्ता मैं लगाती हूँ, और न जाने क्या क्या कुछ कहते हैं। अगला मैरिड हो उससे मैसेज कर रहे होते हैं, फिर भी एनीवेज सही लड़की रिपोर्ट देखते हैं। सोशल मीडिया पर खवातीन को हरासा करने का मामला, मर्द ही नहीं आंटियां भी पेश हसीन चेहरों की डीपी या प्रोफाइल पिक्चर देखी और रिश्तों की तलाश के नाम पर छेड़छाड़ का खेल शुरू। निजी तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में सारे पोल खोल दिए। जिस तरह इंटरनेट पे रिश्ते वाली आंटियां होती हैं जो
शादियों के प्रपोजल और इस तरह लेके जाती हैं, तो वो लड़कियों की तस्वीरें वगैरह देख के फिर उनको मैसेज करती हैं और उनको पूछती हैं कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, जिस तरह से अमूमन सवाल होते हैं इस तरह की सिचुएशन में। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो औरतों ने हमें बताई कि उनको औरतें भी हरासा करती हैं इंटरनेट के ऊपर। फौश मवाद, ब्लैकमेलिंग जैसी ऑनलाइन हरासमेंट के बाद अब आंटी माफिया। सार्फिन कहते हैं इंटरनेट का मनफी इस्तेमाल करने वालों से बचना एक बड़ा चैलेंज बन चुका। इंटरनेट के ऊपर मिलने वाली मालूमात पाकिस्तान में अब उसकी तस्दीक करना खासा दुश्वार होता जा रहा है और इस हवाले से मजीद आगाही की, अवेयरनेस की जरूरत है। सार्फिन का कहना है ऑनलाइन हरासमेंट से बचाव और किसी भी हमले की सूरत में FIA के साइबर क्राइम विंग को रिपोर्ट करने से मुतल्लिक आगाही वक्त की अशद जरूरत है। रिपोर्ट आपको हमने दिखाई और ये एक बड़ा अहम मामला है, इस पर हम गुफ्तगू जब कर रहे थे, यानी हमारी टीम बैठी इस अहम टॉपिक पर बात कर रही थी, तो एक इंकशाफ हमारे टीम मेंबर ने भी किया, रबिया शेख। इन्होंने कहा कि मैं भी इस परेशानी से दो चार हूँ। तो जब हमने पूछा कि परेशानी है क्या, आखिर आपके साथ क्या हुआ, जब आप अपनी पिक्चर्स लगाते हैं तो आपके साथ क्या होता है, उनकी परेशानी, उनकी ज़बानी। रबिया, ये क्या कर रही हैं आप? अपनी प्रोफाइल चेंज कर रही हूँ, मतलब थक गई हूँ यार मैं। कभी पिक्चर कभी कहीं नज़र आती है, कभी कहीं नज़र आती है, और अब तो वैसे भी आपकी पिक्चर सेव भी नहीं है ना। मतलब एक दोस्त है, उसके साथ ये हुआ कि उसने प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपनी पब्लिक की हुई थी, और फिर जो है वो मैच मेकर्स जो होती हैं ख़वातीन वगैरह, वो आपकी DP उठाती हैं और वो कोई भी रिश्ता ढूंढने वाले हैं तो उनको जाके बोलती हैं कि ये लड़की है, ये इसकी पिक्चर है और हम आपका रिश्ता इससे पक्का करवा देंगे, अगर आप चाहते हैं इनसे रिश्ता हो तो हमें पैसा दें, हम आपकी मीटिंग करवा देते हैं, और फिर वो धोखा करती हैं। तो आपकी कितनी अंदाज़न तस्वीरें इस तरह पब्लिक हुई हैं फेसबुक पे? कभी आपने सोचा हटाने का, या कभी आपके साथ? नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि मेरे साथ एक आधी दफ़ा हुआ था, मेरी पिक्चर इधर उधर दिखी थी, बट मैंने रिपोर्ट करने के बाद वहाँ से रिमूव करवा दी। बट जो मेरे आसपास की जो लड़कियाँ हैं जो मेरे साथ दोस्त हैं, बैठती उठती हैं, तो उनका ज़ाहिर है इंस्टा भी है, तो इंस्टा तो ज़्यादातर आजकल सभी पब्लिक रखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं उनका फेक अकाउंट बना हुआ होता है, लोग बात कर रहे होते हैं, मिसयूज़ कर रहे होते हैं, फ़ायदा उठा रहे होते हैं लड़की का अकाउंट यूज़ करने के बाद, तो ये बहुत होता है। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ भी ऐसा कोई सीन हो, तो इसलिए मैं अपनी एक ही पिक्चर है, फेसबुक पे तो ज़्यादातर लोगों की प्रोफाइल पिक्चर ही पब्लिक होती है, तो मेरी भी सिर्फ प्रोफाइल पिक्चर पब्लिक है, तो मैं चाह रही हूँ कि अब वो भी हटा दूँ ताकि कोई और मसला ना हो। तो जनाब रबिया शेख को हमारी टीममेट को किस तरह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, उन्होंने रिपोर्ट भी किया, एक जगह पर उनकी तस्वीर इस्तेमाल हुई थी, लेकिन ये मैं आपको बता दूं रिश्ते अभी भी लग रहे हैं, तो ये कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। अमल गनी समाजी कारकुन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ये फरमाइएगा, ख़वातीन की, लड़कियों की तस्वीर फेसबुक पर आना और फिर उसके बाद में उन तस्वीर का मनफी इस्तेमाल होना, ये कितना डेंजरस है और किस किस तरह से क्या क्या कुछ हो रहा है? अमल, आवाज आ रही है? जी, अच्छा जी, आपसे पूछ रही थी। आवाज आ रही है मुझे? हाँ जी, बताइएगा। अच्छा, असल में मसला जो है ना वो थोड़ा ये रिश्ता आंटीज़ और इस तरह के इशू से थोड़ा ज़्यादा सीरियस है। मतलब हम इस तरह मजाक से तो बात कर सकते हैं कि किसी लड़की ने तस्वीर लगाई और ये किसी रिश्ता आंटी ने लेके उसको किसी और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया या कहीं और इस्तेमाल किया, या उनको मैसेज किया कि मैं आपके लिए रिश्ता ढूंढूंगी, आप मुझे अपना बैकग्राउंड बताएं, इस तरह से। लेकिन इस तरह से जब लड़कियों की तस्वीरें पब्लिक होती हैं, इस तरह रबिया शेख ने भी बात की, तो उनका और इनअप्रोप्रिएट तरीके से भी इस्तेमाल होता है और हो सकता है। जिस तरह अगर आपकी कोई तस्वीर लेके उसको फोटोशॉप करके मॉर्फ कर दे किसी और इमेज के ऊपर, आपको फिर ब्लैकमेल करे, तो इस तरह से भी लड़कियों को हरासमेंट काफी इंटरनेट पे जो है वो फेस करनी पड़ती है। हरासमेंट है, लेकिन मुझे खास तौर पे बताइएगा आंटी माफिया से मुताल्लिक, क्योंकि इस रिसर्च का आप भी हिस्सा रही हैं, को ऑथर रही हैं, मुझे बताएंगे आंटी माफिया ये कितनी एक्टिव है, किस तरीके से काम करती है और कितना बड़ा मसला है, क्या लोकेट हुआ है, क्या ऑब्जर्वेशन है इस पर आपकी? अच्छा, ये हम लोग की रिसर्च काफ़ी एक लार्ज रिसर्च थी, उसका एक छोटा सा पार्ट था। जब हमने लड़कियों से बात की, स्पेशली यंग लड़कियाँ, तो उन्होंने दो चीज़ों में ये जो रिश्ता प्रपोज़ल और आंटियाँ जो रिश्ते ढूंढती हैं उसके बारे में बात की। उसमें एक दफ़ा उन्होंने कहा कि हमने जब हरासमेंट की उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हमें इस तरह से मैसेजेस सिर्फ आदमियों से नहीं आते, औरतों से भी आते हैं, जिसकी वजह से हम अनॉय होते हैं या हम तंग होते हैं। और फिर दूसरा हमने उनसे पूछा कि आपको क्या लगता है कि किस किस्म की औरतें इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, तो अभी हम लड़कियों से सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि
हमें लगता है कि रिश्ता आंटी जो है वो इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं। तो हमें ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए हमने अपनी रिपोर्ट में डाला कि इंटरनेट का इस्तेमाल किस किस तरह हो रहा है। फिर इस तरह हमें ये भी पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं और इस तरह के ग्रुप्स हैं जहाँ पे आंटियाँ जो हैं वो रिश्ते ढूंढती हैं और औरतें आपस में बातें करती हैं और पिक्चर्स वगैरह एक्सचेंज करती हैं। तो इसलिए ये थोड़ा मुश्किल होगा कहना कि ये कितना प्रिवेलेंट है या कितना बड़ा है, लेकिन ये हमें ज़रूर पता है कि ये एग्जिस्ट करता है और जो यंग लड़कियाँ वो इससे काफ़ी तंग होती हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनकी जो प्राइवेसी है इंटरनेट पर वो इन्वेड होती है। और ये भी बता दीजिएगा कि एक पिक्चर अपलोड हुई और फिर उसके बाद में वो इतनी जगहों पर इस्तेमाल हो रही है, कुछ मामलात आप रिपोर्ट कर सकते हैं और कुछ मामलात आप कतई रिपोर्ट नहीं कर सकते, अब वो आंटी माफिया हो या फिर दीगर इश्यूज हो। तो ज़रा जो लड़कियां इस पर देख रही हैं ना, उनको समझाएं कि वो करे तो क्या करे, क्या सिरे से पिक्चर ही अपलोड ना करें? एक तो फेसबुक, जिस तरह अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे पिक्चर्स अपलोड करें, जैसे इंस्टाग्राम से पिक्चर आप डाउनलोड नहीं कर सकते, लोग अगर उसको स्क्रीनशॉट कर लें तो वो एक अलग बात है अगर आपका पब्लिक अकाउंट है इंस्टाग्राम का, ठीक है। फेसबुक ने अपने प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर एक सिक्योरिटी गार्ड इंट्रोड्यूस किया है जो अगर आप लगा लें तो आपकी पिक्चर जो है वो डाउनलोडेबल नहीं होती। तो ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं विच आर बिल्ट इनटू द ऐप्स जो आप इस्तेमाल करें, जो प्लेटफॉर्म्स आप इस्तेमाल करें। दैट सेड, ये ऐप्स जो है ये इतनी ट्रांसपेरेंट नहीं है और आपको नहीं पता कि आप इनके ऊपर अपनी कोई भी तस्वीर डाल रहे हैं उसका वो किधर इस्तेमाल हो रही है, वो किस तरह इस्तेमाल हो रही है, तो उनकी प्राइवेसी पॉलिसी क्योंकि कोई पढ़ता नहीं है। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आपकी तस्वीर किधर जाएगी और आपने आपको क्या परमिशन दी है। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि आपकी कोई तस्वीर जो है वो इनअप्रोप्रिएटली यूज़ कर रहा है, तो अगर तो वो किसी पब्लिक फोरम पे या किसी प्राइवेट ग्रुप में है तो आप उसका एविडेंस लें, सबसे पहले उसकी कोई स्क्रीनशॉट लें कि वो किस तरह इस्तेमाल हो रही है, कौन शेयर कर रहा है, और फिर FIA का साइबर क्राइम सेल है जिसको आप NR3C पे रिपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मुझे अमल ये बताइएगा, मालूम कैसे हो एक लड़की को ये कैसे पता चले कि उसकी तस्वीर कहीं और शेयर हो गई है या किसी और ने अपलोड कर दी है या किसी और के पास और इनएप्रोप्रिएट यूज़ हो रही है? क्या वो ये मालूम कर सकती है या कोई सोशल मीडिया सारिफ ये मालूम कर सकता है कि ये मेरी तस्वीर कहीं और हो गई है यूज़? जी देखिए, अब ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। ये पता लगाना अनलेस एंड अनटिल आपको कहीं दिख जाए या आपके किसी जानने वाले को दिख जाए वो तस्वीर, ये पता लगाना कि आपकी तस्वीर कहाँ इस्तेमाल हो रही है, किस तरह इस्तेमाल हो रही है, वो बहुत मुश्किल है क्योंकि इंटरनेट एक बहुत वास्ट और बड़ी चीज़ है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स हैं। तो अगर आपकी तस्वीर आपके सोशल मीडिया से लेके किसी ने कहीं और लगा दी है तो ये पता लगाना कि कहाँ किस तरह इस्तेमाल हो रही है बहुत मुश्किल काम है। गूगल इमेज पर जाकर अगर हम वो पिक्चर अपलोड करें तो उससे मालूम नहीं हो सकता, मालूम नहीं किया जा सकता कि कहाँ पर ये इस्तेमाल हुई है, किस प्लेटफॉर्म पर इस वक्त तस्वीर है? ऑप्शंस तो आ जाती हैं ऐसा नहीं? गूगल इमेज पे अगर आप रिवर्स इमेज सर्च करें तो आपको मिल जाएगा कि तस्वीर आपकी कहाँ पे है, लेकिन गूगल इमेज जो है वो आपको कुछ वेबसाइट्स के रिजल्ट्स दिखाता है, कुछ वेबसाइट्स के रिजल्ट नहीं दिखाता। अगर वो तस्वीर इनअप्रोप्रिएटली किसी इनअप्रोप्रिएट वेबसाइट पे यूज हो रही है तो शायद वो गूगल इमेजेस के ऊपर ना आए क्योंकि गूगल के। और ये भी तो हो सकता है अगर वो पिक्चर कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल हुई है जहाँ पर शायद प्राइवेसी लगी हो, क्लोज्ड ग्रुप हो, क्लोज सर्कल हो, तब भी पब्लिक ना हो, तो फिर भी ये नहीं बताएगा, ऐसा है? जी बिल्कुल, अगर किसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपकी पिक्चर शेयर हो रही है तो किस तरह पता लगेगा? वो गूगल इमेजेस तो नहीं पिक करता। थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थी और आपने रिसर्च से मुतालिक भी तज़किरा किया और ये आपने कहा कि ये एक छोटा सा हिस्सा था लेकिन बहरहाल कितना प्रेवेलेंट है इस पर तो हम बात नहीं कर सकते क्योंकि ये रिसर्च का एक हिस्सा था, लेकिन बहरहाल ये हो रहा है। एनीवेज, कैसे बचा जा सकता है इस पर भी बात करते करते जब हम गुफ्तगू कर रहे थे तो ये भी सामने आया कि एक पिक्चर अगर कहीं पर इस्तेमाल हो गई है कैसे मालूम हो, इसका कुछ अमली मुज़ाहरा आपको दिखाते हैं कि आपने गूगल पर जाना है और वहाँ पर आपने रिवर्स इमेज का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर आप पिक्चर अपलोड करें, ये हम साथ साथ कर भी रहे हैं। और वो पिक्चर अपलोड करने के बाद किरण की पिक्चर फॉर एग्जांपल हमने अपलोड किया कि ये एक स्पेसिफिक पिक्चर कहाँ पर इस्तेमाल, आपको मालूम हो जाए किरण की पिक्चर कहाँ कहाँ यूज है, क्या पता 4 और आंटियों के पास हो। तो जो टारगेट कर रहे हो बताइए, शी इज मैरिड, हैप्पीली मैरिड, दुआएं किया है। अच्छा, मैं आपको एक दिलचस्प बात बताती हूँ। मेरे एक रिलेटिव बता रहे थे कि कुछ 6 वेबसाइट्स ऐसी थी कि जहाँ तुम्हारा रिश्ता लगा हुआ था और 4 जगहों पे तुम्हारे प्रोफाइल तुम्हारे बच्चों समेत थे, उससे तुम्हारी शादी भी नहीं हुई थी। किरण, अभी जो हमने चेक किया वो 3 जगह पे आ गया, 3 लिंक्स आए हैं जहाँ पर आपकी तस्वीर शेयर हुई है और वो लिंक्स वो हैं जो किरण के जरिए इस्तेमाल नहीं है और किरण ने रिपोर्ट भी किया होगा, बट देखिए फिर भी कहीं ना कहीं पीओज हो जाती हैं पिक्चर्स। तो बचना है, बड़ी एहतियात से सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है। बढ़ते हैं आगे, एक और अहम मामला सेहत से जुड़ा। रावलपिंडी के अडियाला जेल, यहाँ पर हेपेटाइटिस का मर्ज फैल रहा है और तशवीशनाक सूरत हाल है ये। यस, और जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि 18 कैदी ऐसे हैं जिनमें हेपेटाइटिस के मर्ज की तस्दीक हुई है। जेल सुपरिटेंडेंट साकिब नज़ीर के मुताबिक मुतासरा कैदियों का इलाज इस वक्त हो रहा है और पंजाब हुकूमत इसके लिए ताउन भी कर रही है। और मजीद इस सिलसिले में जानेंगे समा के नुमाइंदे सदाकत अली से। जी सदाकत।
जी रावलपिंडी की जेल में मजबूरी तौर पर 1900 कैदियों को बंद करने की गुंजाइश मौजूद है, जबकि इस वक्त अडयाला जेल में 4000 से ज़ायद कैदियों को जो मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस हैं उनको पाबंद सलासल किया गया है। अडयाला जेल में कैदियों की तादाद जो है वो ज़्यादा होने के बाइस और मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात न होने के बाइस जो है 18 कैदियों में हेपाटाइटिस की जो है वो तस्दीक हो चुकी है और जेल इंतज़ामिया का ये मौक़िफ़ है कि उनको अडयाला जेल में बर वक्त जो है तिब्बी इमदाद दी जा रही है और उनकी जो इलाज मुआवजे के जितने भी अखराजात हैं वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे हैं। अलबत्ता जेल इंतज़ामिया ने 18 कैदियों में हेपाटाइटिस की तस्दीक जो है वो कर दी है और यूँ ही अगर मर्ज जो है वो तेज़ी से फैलता रहा तो चूँकि गुंजाइश से ज़ायद वहाँ पर कैदी वहाँ पर बंद हैं, 4000 से ज़ायद इस वक्त कैदी वहाँ पर मौजूद है। अगर बर वक्त पंजाब हुकूमत की जानिब से इक़दाम न किए गए तो ये मर्ज तेज़ी से और कैदियों में भी फैल सकता है। जी बहुत शुक्रिया सदाकत, आप हमें अपडेट करें। और एक खबर शामिल करते हैं अमेरिकी रियासत ओहायो से। यहाँ पर ट्विंस फेस्टिवल की बात कर रहे हैं। जुड़वा दिन का मेला, ट्विंस डे फेस्टिवल, इसका इनेकाद किया गया था। भाई इसमें मुख्तलिफ उम्र के जो है ना जुड़वा मौजूद थे ना, बच्चे बड़े बुजुर्ग, इन्होंने हिस्सा लिया। ये जुड़वा मेला ट्विंस फेस्टिवल शहर के ग्लेन चैम्बरलेन पार्क में मुनक्किद किया गया और इसमें 2, 3 और 4 जुड़वा शहरियों ने शिरकत की। ट्विंसबर्ग शहर में मनाया जाने वाला ये जुड़वा दिन मेला 1976 के मौसम गर्मा से बाकायदा तौर पर मनाया जा रहा है। शायद इसी वजह से इस शहर का नाम भी कुछ इसी तरह का रख दिया गया है, यानी आप उर्दू में तर्जुमा कर ले तो ये जुड़वा शहर बन जाता है। वैसे ये ट्विंसबर्ग है तो देखिए कितने सारे जुड़वे यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, इसमें आइडेंटिकल ट्विंस भी हैं और वो ट्विंस भी हैं जिनकी शक्ल थोड़ी बहुत चेंज होती है। ये तो एक जैसे हैं, बहुत सारे हैं जो एक जैसे प्यारे बनाए उन्होंने। वाओ, ये भी एक जैसे हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। एनीवेज चलिए, ये कोई फोटोशॉप नहीं था, ओरिजिनल। और आप चेक भी कर सकते हैं ओरिजिनल है। कैसे चेक कर सकते हैं? इनको नहीं, जो आप चीज़ खरीदने जाएं उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं कि वो ओरिजिनल है या कि कॉपी है या कोई मसला है? तो कराची की NED यूनिवर्सिटी, मैं नहीं बताऊंगा यार, मैंने थोड़ी रिसर्च की है, जिन्होंने रिसर्च किया वो बताएं इसको। जी सिक्योर। तो सिक्योर कितना सिक्योर है, कैसे है, क्या है, बताएं, समझाएं लोगों को प्लीज़। एक्चुअली मैंने इस पर रिसर्च की थी। हमारा आइडिया ये था कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें नहीं पता होता अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं कि वो जाली है इसलिए, या अगर आप कोई खाने पीने की अशिया से लेके आप कोई दवाइयाँ ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता कि कभी कभी घर जाके जब आप यूज़ कर रहे होते हैं जब आपको पता चलता है कि इसकी वो क्वालिटी नहीं है जो आप इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हमारा रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NED यूनिवर्सिटी में। उसमें हम मल्टीपल सॉल्यूशंस पे काम कर रहे होते हैं जो कॉमन पीपल की प्रॉब्लम्स हैं कंट्री के अंदर। तो उसमें हमने ये देखा कि हमारे पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हमारा जो पाकिस्तान है 13 नंबर पर आता है जिसमें ये जाली चीज़ें मिलती हैं। तो उसके लिए मैंने रिसर्च की और हमने इस तरह का एक लोगो डिज़ाइन किया जिसको अगर आप दोबारा से रिप्रोड्यूस करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन उसको बता देगी कि ये जाली है। एक मिनट, थोड़ा सा आसान करके समझाएं। मैंने देखा जाके इंटरनेट पर, मुझे क्रीम अच्छी लगी, मैं नहीं कह रही गोरा रंग करने वाली है लेकिन मुझे क्रीम अच्छी लगी, मैंने वो ख़रीद ली, लेकिन मुझे लगता है ये जाली है। अब मैं क्या करूँ ना, किस तरह से आपका काम किस तरह से मेरे काम आ सकता है, थोड़ा जी। तो एक कोई भी एक कॉमन पर्सन है, अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रही हैं तो बस आप सिक्योर एप्लीकेशन से उसकी पिक्चर खींचेंगी एंड देन जो हमारी एप्लीकेशन है वो आपको बता देगी कि जाली है या ना। यानी फॉर एग्जांपल आपने ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली एप्लीकेशन, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली, आप गए एक सुपर स्टोर पर और वहाँ पे जो ग्रॉसरी आपने करनी है तो आपने हर जगह में चेक करते रहना, चाहे तेल सही है, क्रीम सही है, सर्फ सही है, पत्ती सही है। ग्लास लेके जाते हैं हम इस तरह से मोबाइल को ऐसे ही होगा जी, पूरा का पूरा स्कैन कर लेंगे हम तो जो स्टोर है। यस जी बिल्कुल, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो भी चीज़ प्रोडक्ट को आप चेक करें तो उसकी जो मैन्युफैक्चरर हैं वो हमारे पार्टनर हों। और फिर कितने मैन्युफैक्चरर पार्टनर्स हैं आपके? अभी हमारे कोई पार्टनर्स नहीं हैं, अभी हमने सिर्फ एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाया है और अब हम पिच करना चाह रहे हैं कि इन्वेस्टर्स हमारे पास आए। यानी फॉर एग्जांपल जो मैं समझ पाया, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इनिशियली अगर वो आपके साथ ऑन बोर्ड आ जाती हैं, यानी बड़ी कंपनीज का मैं तस्करा कर रहा हूँ क्योंकि ज़रा एक बड़ी कंपनी उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं और वो अगर लिंक हो गए आपके साथ और ओरिजिनल क्या है कैसा है उन्होंने बता दिया इस ऐप को, फिर ऐप बताएगी
ये तो नकली है भाई जी, ये नकली का भी नकली है। जी हाँ, और इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर हैं वो डायरेक्टली कस्टमर से लिंक होंगे, कनेक्टेड होंगे, ठीक है। आप डायरेक्टली उनको अपना फीडबैक दे सकते हैं। सिमिलरली वो जो मैन्युफैक्चरर हैं वो देख सकते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रही है, उसके यूज़र्स कहाँ पे ज़्यादा हैं। हम स्टैटिस्टिक्स डेवलप कर सकते हैं, हम पूरा मैप बना सकते हैं कि आप कहाँ पे आपको कितनी रिक्वायरमेंट है कौन से प्रोडक्ट की, और फिर उसके बहुत सारे रिजल्ट बाद में हम तो एक कंपनी को, सॉरी किरण बात भी कट रही है, एक कंपनी के तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक कपड़े वाली कंपनी अगर है, अब उसके आउटलेट्स, एक आउटलेट में भी इतने आर्टिकल्स होते हैं, तो हर आर्टिकल को रजिस्टर होना पड़ेगा, हर आर्टिकल की इन्फॉर्मेशन आएगी तो मालूम होगा। एग्जैक्टली हमारे एप्लीकेशन में आपके हर आर्टिकल को रजिस्टर होना पड़ेगा। उसके हम खुद इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, हम उसको किस तरह से चेक कर रहे हैं, अंदर कुछ पैटर्न हाइड कर रहे हैं किसी भी लोगों के अंदर या उनके पैकेजिंग के अंदर, जिसके थ्रू हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ करते हुए अपनी एप्लीकेशन से फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट। अगर एक कंपनी कपड़े भी बना रही है, कॉस्मेटिक्स भी बना रही है, साबुन शैम्पू भी बना रही है, तो ये उसी के लिए मुफीद है और साथ के साथ कस्टमर के लिए भी मुफीद है कि उसको वो डुप्लीकेट्स वगैरह उसको नहीं मिलेंगे। अच्छा, ये तो एक कॉन्सेप्ट था ना, इसके अलावा क्या क्या कुछ है जिस पे आप लोग काम कर रहे हैं? कोई दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी हैं? जी एनईडी यूनिवर्सिटी में हमारी रिसर्च लैब है, रिसर्च सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें स्मार्ट सिटी लैब में हम बहुत सारे अमेजिंग प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे हैं। जो भी हमारी कंट्री की प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हमने बहुत सारे सोल्यूशंस अभी हमने लाइन अप कर दिए हैं। वी हैव स्टार्टेड, जैसे कि ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, ठीक है, लोगों की हेल्थ, सिक्योरिटी, सेफ्टी, क्राइम कंट्रोल की बहुत यहाँ पे इश्यूज़ हैं। तो हम कुछ इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिसके ऊपर हम ये सारी इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज करवाएंगे और हम देखेंगे कि कहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़ी यूज़ केसेस बता देती हूँ कि कहीं किसी भी रोड पे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट्स हैं, तो हम अपने पोर्टल के अंदर उसको विजुअलाइज करवाएंगे कि कौन कौन से रूट आपको लेने चाहिए। सिमिलरली जब आपको ट्रैफिक, अभी हमें बहुत बड़ा इशू है, तो उसके लिए हम एक पूरा मैकेनिज़्म बना रहे हैं जिसके अंदर हम आपको हमारी एप्लीकेशन के थ्रू बताएंगे कि आपको कौन सा रूट लेना चाहिए। अब वो तो ऑलरेडी गूगल मैप बताता है, नहीं? गूगल मैप बताता है एग्जैक्टली, लेकिन वो आपको ऑल्टरनेट नहीं बताता, वो पूरे रोड्स को मतलब उसको केटर नहीं कर रहा। वो रास्ता बताता है जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव कम हो, जहाँ पर कम वक्त लगे। लेकिन नहीं, आप ये मेरी बात नहीं समझ रहे। यानी हम लोग इस तरह से इसको देख रहे हैं पूरे मैप को, जो भी थ्रू मशीन लर्निंग AI, कि आपका पैटर्न क्या है लोगों का, कि लोग कहाँ से मूव होते हैं, हम और बेहतरी आ जाएगी और आसानी आ जाएगी और इन्हेंसमेंट हम करना चाहते हैं। और ये जो एक आर्गुमेंट है ना कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कंफ्यूजन को क्रिएट कर देती है ना, मुझे इतना पता है तो अब मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, ये वाली सिचुएशन तो नहीं होने वाली? नहीं। अच्छा, मुझे एक और जवाब सिक्योर ऐप से मुतालिक दे दें। एक तो मुझे समझ आया कि वो तो ये है कि एक लेंथी प्रोसेस होगा, ज़ाहिर है कि तमाम कंपनीज रजिस्टर हों, तमाम प्रोडक्ट्स की डिटेल्स आपके पास हैं, एक, और दूसरा है कि अपग्रेड होगी बार बार, क्योंकि जितने वॉल्यूम आते हैं ना कपड़ों के ख़वातीन के लिए, समर, विंटर प्लस, मैं तो समर माइनस, ऐसी ऐप आनी चाहिए ना कि जिसमें रेप्लिकास भी हों। रेप्लिकास को भी मालूम, रेप्लिकास का भी इस ऐप से मालूम हो जाएगा कि ये तो रेप्लिका है। हम यही आगे के टारगेट तो यही कर रहे हैं कि हम इसको एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन बनाएं जिसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, हर तरह के प्रोडक्ट्स हैं। और बाकी जब सब ऑन बोर्ड आ जाएंगे तो फिर आसानी होगी कस्टमर के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आप सब मौजूद थे और सिक्योर के साथ जो एरियाज़ पे वो लोग काम कर रहे हैं, आसानी के लिए, सहूलत के लिए, सर्विस के लिए, उस पर भी वो जिक्र कर रही थी। लेकिन अब ज़रा बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे कि साल बदल जाता है लेकिन कुछ रवायात हैं जो नहीं बदलती। यानी हर साल की तरह रवा साल ईद उल अज़हा करीब आते ही कराची में क्या हो रहा है या हर बड़े शहर में क्या हो रहा है, जराइम आउट ऑफ कंट्रोल। हमने कुछ अर्से पहले लाहौर की बात भी की थी, आज हम कराची की बात करते हैं। बिल्कुल, गलियां, मार्केट्स, मवेशी मंडी, शहरी जहां जा रहे हैं लूट रहे हैं, लूट मार हो रही है। गुज़िश्ता रोज गुलशन इकबाल में डॉक्टर फारूक सत्तार की कोऑर्डिनेटर इग्नाजिया अली लूट मार का वाक़या रिपोर्ट हुआ। ख्वाजा अजमेर नगरी में क्रिमिनल्स घर में आते हैं और फिर बाहर आते ही नौजवानों ने सारा माल लूटा, ये जा वो जा। CCTV फुटेज मिल गई है, इसमें चेहरे वाज़े तौर पर देखे जा सकते हैं, लेकिन पुलिस मुलजिमान को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं कर सकी। डाकुओं ने पहली मंजिल पर फारूक सत्तार की मुआविन नाजिया अली और फिर दूसरी मंजिल पर डॉक्टर नसीम के घरों में अहले खाना को यरगमाल बनाया, लूटमार करते रहे। 2 घरों से 48 तोले सोना और लाखों रुपए लूट कर ले गए। पिक्चर क्वालिटी CCTV फुटेज की सही है, अच्छी है, बावजूद इसके अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। और ईद करीब आते ही आखिर जराइम क्यों बढ़ जाते हैं और इसकी अहम वजह क्या है, पुलिस का इस मामले पर क्या मौक़िफ़ है,
सिक्योरिटी इदारों ने इस सिलसिले में क्या किया है, क्योंकि जब शहरियों से पूछा जाता है वो इन्फॉर्मेशन भी पूरी देते हैं, सीसीटीवी जो फुटेज होती है वो भी देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और ये जो चोर आते हैं, डकैत आते हैं, ये बड़े मुनज़्ज़म प्लान के साथ आते हैं, लेकिन क्या कोई पुलिस वालों का भी प्लान है, क्या सिक्योरिटी इदारों वालों का भी कोई प्लान है इन चोरों से बचने के लिए, इनको पकड़ने के लिए, इनको काबू करने के लिए? इस पर समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमद रहमान खान हमें मजीद ब्रीफ करेंगे। जी बिल्कुल, जब भी शहर में कोई बड़ा इवेंट आता है, ख़ास तौर पर ईद और बकरा ईद का, तो हम ये देखते हैं कि शहर में जराइम की शरह में इजाफा हो जाता है। और यही बात इस दफ़ा भी हम महसूस कर रहे हैं, यही चीज़ माजी में भी होती हुई आई है। और इस दफ़ा भी शहर में इस वक्त वारदातों का सिलसिला जो है वो कुछ ज़्यादा हो चुका है। जो माजी के अगर हम देखें कि कुछ माह कबल जो वारदातें हो रही थी वो उससे तनासुब में इजाफा हो जाता है। यही हमारी बात जो है वो पुलिस अफसरान से भी हुई है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों से भी हुई है। तो उनका ये कहना है कि जी शहर के मुख्तलिफ जो मुल्क के मुख्तलिफ शहर हैं, वहाँ से जराइम पेशा अनासिर या जराइम पेशा लोग जो हैं वो कराची का रुख करते हैं, वारदातें करते हैं और चांद रात से यहाँ से रवाना हो जाते हैं। ये वारदातों का जो सिलसिला है ये चांद रात तक जो है वो ज़्यादा जारी रहता है। इसीलिए कराची शहर में ये ग्राफ जराइम का जो है वो बढ़ जाता है। ख़ास तौर पर मैं उन लोगों से भी गुजारिश करूँगा जो इस वक्त शहर में मंडियों का रुख कर रहे हैं, मवेशी मंडी आ रहे हैं और काफ़ी जो है वो कैश लेकर आ रहे हैं जानवर ख़रीदने के लिए। तो वो अगर कैश कैरी करते हैं तो थोड़ा महफूज जो है वो उसको रखें, पैसे को जो है वो उसकी हिफाजत करें, ज़्यादा उसकी नुमाइश ना करें। और फिर जो है वो मंडी में वैसे तो एटीएम का जो है वो सहूलत यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ से भी कैश जो है वो निकाल सकते हैं। और अगर वो अपनी गाड़ियों में भी आ रहे हैं तो कैश की नुमाइश ना करें, वरना मुलजिमान जो है वो होता ये है कि रास्ते से ही जो है वो पीछे लगते हैं। और फिर कुछ इस तरह की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं कि मंडी आने से कबल ही जो है वो लोगों को लूटा गया है। तो ये ज़रूरी इक़दाम अगर उठाए जाएँ तो बिल्कुल जराइम पेशा अनासिर से जो है वो बचा जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया अहमद, आप हमें अपडेट कर रहे थे और मवेशी मंडी से आप अपडेट कर रहे, साथ आप बता रहे थे कि अगर वहाँ पर भी कोई आए तो मवेशी मंडी की उन्होंने बात की थी। शुएब, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है कि जो मवेशी मंडी जा रहा है वो भी बच नहीं रहा, वो भी लूट रहा है। लेकिन ये जो खास तौर पर वाकया है ना कि डाकू घर आते हैं, किसी के दो घरों को यरगमाल बनाते हैं, दो घरानों को लूट मार करते हैं और चले जाते हैं, सब कुछ आसानी से हो जाता है और फिर उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मैं चाह रही थी कि हम खास तौर पर इसी की बात कर लें। डॉक्टर फारूक सत्तार की कोऑर्डिनेटर नाजिया अली, ये वारदात आपके घर हुई, आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। हमें अंदाज़ा है कि ये मुश्किल है, बहुत डिस्टर्बिंग है सारी की सारी बात, लेकिन क्या आप हमें बता सकती हैं, नया दिन के नाज़रीन को बता सकती हैं उस दिन हुआ क्या था, ये सारा वाक़या था क्या? अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास बहुत मैं हिम्मत करके आज बात कर रही हूँ और जो वक्त हमने उस टाइम पर गुजारा है, मैं उसके लिए सिर्फ ये कहूँगी कि अल्लाह ताला किसी भी माँ बाप को, जितने छोटे मेरे बच्चे हैं, यानी बीइंग मदर में ये बात कर रही हूँ, या किसी भी वाइफ को, किसी भी फैमिली मेम्बर को उस अजियत से ना गुजारे। हमारे मुल्क में, हमारे शहर में आज तक हम अपनी गलियों पे, सड़कों पे, बाहर निकलते हुए मार्केट्स में, मॉल्स में, हर जगह डरते थे। लेकिन मेरा एक सवाल भी है कि क्या अब हम अपने घरों में भी महफूज नहीं हैं? हम अपने घरों में, हम अपने घरों को बंद करके, लॉक करके, दरवाज़ों में, यानी डबल दरवाज़ों में, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है मैं उस बात को शेयर करूँगी, वो आप लॉक करके, उसके बाद आपके ही बेडरूम में आपकी आँख खुले और सामने चार लोग अगर गन्स में हो और कवर्ड फेस हो उनके, तो शायद मेरा ये दर्द या मेरी बात सुन के आप ये सोच सकती हैं कि क्या होता है इंसान का वो इनसिक्योरिटी के आपके सामने चार लोग मौजूद हैं, आपके हस्बैंड आपके साथ हैं। पहले मेरे साथ उन्होंने ये किया कि मैं एकदम डरी, तो शायद चीखने का वो था कि इनको बांध देते हैं। उसके बाद मुझे उन्होंने हिरासा करने के लिए मेरे हस्बैंड की तरफ अटैक किया, पिस्टल सर पे रख के। मैंने कहा नहीं, मैं खामोश हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र ये थी, एक तो उस वक्त इंसान का दिमाग काम नहीं कर रहा होता कि आप घर आपने बंद किया हुआ है और उसके बाद आपके घर में, यानी बेडरूम में बात ही हो रही है कि आपके घर में आ गए लोग, कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, इतना सिक्योर घर। और उसके बाद जो मेरे साथ हुआ, मैं अपने बच्चों का वास्ता देती रही कि मेरे बच्चे दोनों बहुत छोटे हैं, वो डर जाएंगे आप लोगों को देखकर, और वो दोनों सो रहे हैं। छोटा बच्चा जो बिल्कुल छोटा है, 2.5 साल का, उन्हें देख के बेड के नीचे चला गया था। बहुत बुरी उसकी कंडीशन थी। बड़ा जो मेरा बेटा है वो जब कंप्लीट ये हुआ है, जब तक वो सोता रहा है, लेकिन 4:15 बजे से 7:30 बजे तक आप में से कोई भी, जितने पाकिस्तान में
सारे शहरी देखने वाले हैं। मैं लोगों को ये कहूँगी कि इस बात के लिए कि हर चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। मुझे जो लोग जानते हैं, मैं मीडिया से 13 से 14 साल की मेरी खिदमत हैं तमाम तर टीवी चैनल्स के लिए। उसके बाद जब मैंने सियासी जमात में भी कदम रखा तो वही मीडिया का मैंने इंतखाब किया, अपना वही एक्सपीरियंस, ताकि मैं मीडिया से भी और लोगों की खिदमत भी जो मैं समाजी काम करती हुई आ रही थी उसके लिए आवाज़ उठाऊं। तो आज मैं आप सबसे अपना साथी होते हुए पूरे मीडिया से, लोगों से मैं ये अपील करूंगी कि मेरे लिए आवाज़ उठाएं। मेरे साथ जो जुल्म हुआ है, मेरे घर में जो जुल्म हुआ है, जो चीज़ें जो लोग कहते हैं चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन बात ये हो रही है कि कैसे आज मेरे साथ हुआ है कल किसी और के साथ होगा। इससे पहले से ये सब कुछ होता आ रहा है, ये सब कुछ होता आ रहा है। क्या सिक्योरिटी के लिए, क्या हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ नहीं? देखें, उनकी प्लानिंग ऐसी थी कि जब तक वॉचमैन होता है, उनकी नॉलेज में था ना कि वॉचमैन होता है, वो कोई रात के अंधेरे में नहीं आए। 4:15 बजे का मतलब है, आपको पता है आधे घंटे बाद, थोड़ी देर बाद रोशनी थोड़ी होने लगती है, फजर की अजानें स्टार्ट हो जाती हैं। 5 बजे अजानें स्टार्ट हो गई थी। मैं उस वक्त भी ये कह रही थी अब अजानें स्टार्ट हो रही हैं, मैं रोती जा रही थी। मैं ये सोच रही थी कि क्या इन लोगों का वो है कि आप देखें ना 7:30 बजे तो बिल्कुल रोशनी हो चुकी होती है। तब तक वो वहीं थे, ऐसा कोई एरिया नहीं है। ये थोड़ा सा वाज़ेह कीजिएगा। बिल्कुल 4:15 बजे से 7:30 बजे तक आप और आपके घर, आपके दूसरे पड़ोसी हैं, उनके यहाँ भी 2 वारदातें हुई हैं। जी हाँ, लेकिन जब तक पहले हम समझ रहे थे कि 4 लोग हैं, उनमें से ही कुछ, जैसे एक ने हमें टारगेट करके बिठाया हुआ था गन पॉइंट पे, हम ये समझ रहे थे उनमें से 1-2 फिर उधर कर रहे होंगे जब ये एंड में, क्योंकि ऊपर तो ये समझे 4:15 से 7:30 तक तो कंप्लीट हम तो अजियत में रहे हैं। लेकिन जो दूसरी फैमिली है हमारी, तो वो उनके साथ ये हुआ कि 1 घंटे का टाइम उनके पास लगाया उन्होंने। लेकिन उस वक्त तक हम ये समझ रहे थे कि उन्हीं लोगों में से 1-2 हैं। जब हम बैठे हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई है और जब हमने आपस में बात की है, तो हमें फिर पता चला है कि वो 4 लोग अलग ऊपर उन्होंने भेजे थे, 4 नीचे थे और एक नीचे पहरा दे रहा था। ये तकरीबन 9 लोग थे। सही। अब मुझे ये बताएं, तो ये यानी मेरा तो ये सवाल है। जी मुझे अब ये बताएं, पुलिस ने क्या रिस्पांस दिया है, अब तक कार्रवाई क्या हुई है और आप कितनी मुतमईन हैं उनके रिस्पांस से? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी एक चीज़ के लिए कि बेशक उस वक्त का कुछ नहीं था, लेकिन जब मैंने कंप्लेन की है, जब से लेके अब तक पुलिस, इन्वेस्टिगेशन टीम्स, ओवरऑल सब लोग हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि चीज़ें भी निकल के आ रही हैं, प्रूफ्स भी मिल रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी है। एक तो डकैती ठीक है वो हुई है बहुत, एक तो बहुत डिफरेंस दोनों में कुछ चीज़ों का है। वो ये कि जो मेरे घर का हशर हुआ है, वो सारी चीज़ें लेकर गए, वही सब उन्होंने नकदी यानी कैश, ज्वेलरी और जो कीमती अशियाँ हैं वो सब जहाँ जो हमारे घर से लेकर गए वही ऊपर से भी लेकर गए। लेकिन उसमें डिफरेंस ये कि जो मेरे घर का हाल है, उन्होंने कबर्ड्स तोड़ दी, चीज़ें तोड़ दी। और मेरे घर की तो अब मैं जब चेक कर रही हूँ तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, कुछ भी नहीं है। और उन्होंने इस तरह से यानी सोफ़े, मैंने अभी आपकी टीम भी आई तो उन्होंने दिखाया सोफ़े भी कट किए हुए हैं कि मेरी यहाँ किचन के बर्तन भी जैसे सर्चिंग की गई हो। तो ये चीजें कुछ, और मेरा आईडी कार्ड भी, नहीं डॉक्यूमेंट्स भी मिस है मेरे। आपके डॉक्यूमेंट्स भी मिस है? कार्ड्स और आईडी कार्ड का ठीक है, आईडी कार्ड और ये सब हमने कंप्लेन करवा दी है। कंप्लेंट आपने करवा दी है? कार्ड्स और आईडी कार्ड्स ऊपर भी। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हमारे साथ एक और फैमिली, उन्होंने कहा कि हमारी ज्वेलरी के साथ पाउच में वो चीज़ें थी इसलिए वो साथ चली गई। लेकिन मेरी तो अलग थी, वो एक अलग पॉकेट में, अलग पर्स में, बैग में रखी हुई थी। इसीलिए आपको लगता है कि आपको ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। नाजिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। हम जैसे आपका इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा, हम इसका फॉलोअप भी लेते रहेंगे। नाजिया अली हमारे साथ थी और वो बता रही थी जितना नुकसान हुआ सो हुआ, जो ज़हनी अजियत उठाई है उसकी वजह से वो जो डिस्टर्बेंस है वो अभी तक उनके साथ है। और उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ डकैती नहीं हुई है, डकैती के अलावा भी कुछ गड़बड़ है। ऐसे खदशे का जहां तक हम समझ पाए वो इजहार करी थी। बढ़ते हैं आगे। मवेशी मंडी का भी उससे पहले हम तस्करा कर रहे थे और ईद कुर्बान का हम तस्करा कर रहे हैं। तो आपको बताएं कि जिस जानवर को वाक़यात भी हो जाते हैं, हाँ ऐसे वाक़यात हो जाते हैं कि जिस जानवर को आप बड़े प्यार से मंडी से लाते हैं वो बेकाबू अगर हो जाए तो क्या हो जाता है। तो ये आपको हम दिखा रहे हैं बेकाबू बैल किस तरह से बेकाबू हुआ।
चले 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 चले, एक और फुटेज है, एक है इसमें। देखें आप किसने कैसे किसको तिगनी का नाच नचाया। शादी की तकरीब में कौन बिन बुलाया आया। लगी होगी, खाना खाने आया होगा थोड़ा सा, अगर इतने मेहमान खा रहे थोड़ा सा वो भी खा लेगा ना उन्होंने वहाँ पे। अरे तो सलाद तो होता है ना। एनीवेज टाइम खत्म हो गया बड़ी तेजी से। तो कल दोबारा आपसे होगी मुलाकात नए मेहमानों नए मौज़ूआत के साथ। तो रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।